मेरे भाई हेलो एल्केन हेलो एरीन में सबसे पहले आपको समझना होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किसमें हो रहा है क्या। तो मैं छोटा सा एक व्याख्या सुनाता हूं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सुबह सुबह की बात थी, मैं आप जानते ही हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था। तो मैं जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला था तो थोड़ा ज़्यादा सुबह हो रहा था, लाइक 4:30-5 बज रहे होंगे। तो थोड़ा सा मुझे अनसेफ सा माहौल महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप जा रहा था, किसी से मतलब नहीं। फिर जैसे मैंने सोचा वैसा ही हुआ। सामने से बदमाशों का एक ग्रुप चला आ रहा था और मैंने चुपचाप कोना पकड़ना सीधा समझा कि हाँ, मुझे डर तो था ही, अनसेफ माहौल केवल वो थे, पूरा बदमाशों का ग्रुप, और मैं कैंपस का जूता पहने चुपचाप चल रहा था। लेकिन उनमें सबसे बड़ा बदमाश एक्स था, बड़ा वाला था। उसने क्या किया, लेकर मुझे धक्का मारा, मैं गिर गया वहीं पे। लेकिन फिर माहौल की गंभीरता को समझते हुए मैं चुपचाप उठा, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दी, मैंने सॉरी प्रणाम किया, अपने कपड़े ठीक किए और मैं कुछ दूर चला आया। फिर मैंने जब देखा कि काफी सारा डिस्टेंस है, मैं यहां से भाग सकता हूं, मैं पीछे मुड़ के दम भरी ने सुनाया डैश 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 कहीं के, और इसको कहा कि उठवा लूंगा, डैश कहीं के उठवा लूंगा, चिंता मत करना। और मैं था बहुत बड़ा गैंगस्टर, हाँ या ना, मैं एरिया डिफरेंट था भाई। अब मैं वापस आया अपने घर और मैं अपने रूम में, धुआं अंधेरा रूम था, हल्की हल्की रोशनी चेहरे पे आ रही थी, ऐसे बैठा हुआ था अपने सोफे पे। मैंने कॉल घुमाया अपने सबसे बेस्ट एजेंट को, और वो वहां से कॉल घुमाते ही एयरपोर्ट से उतरा, और वो एजेंट था मेरा ये। जैसे ही वो उतरा, वो वापस आया, मेरे रूम के पास आया और रूम में एंटर किया। उसने देखा कि कमरे में काफ़ी अंधेरा था और उसको मेरा चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता, हल्की सी लाइट थी, हल्की सी नहीं थी। फिर वो आके सामने वाली कुर्सी पे बैठा, मैंने एक्स की फोटो उसके सामने लाकर रख दी कि इसको निपटाना है, इसको वहां से भगाना है। तो एच माइनस ने कहा काम हो जाएगा, वेयर्स माई, हाँ या ना। तो मैंने एक ट्रैक सूट निकाला और उसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा आधा पैसा काम के बाद। फिर OH माइनस जाने लगा। मैंने कहा रुको तो जरा, तुम्हारे पास है क्या, कुछ लिए हुए हो? तो उसने बोला अरे एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का माइनस का टोपी लेके घूम रहा हूं, सब कुछ हो जाएगा, चिंता ना करें आप। मैंने कहा ओके। लेकिन फिर मैंने चुपके से उसके पीछे एक कैमरा लगा दिया कि मैं देखता रहूं हो क्या रहा है। मैं अपने रूम में बैठा था, मैं देख रहा हूं कि OH माइनस जा रहा है। अचानक उसने रास्ता बदला और एयरपोर्ट की तरफ चला गया। मैंने बोला अरे भाई, खड़ाक से मैंने कॉल लगाया कि ये क्या कर रहे हो? OH माइनस ने कहा क्या कर रहा हूं, एयरपोर्ट की तरफ क्यों भाग रहे हो? उसने बोला आप कैसे देख सकते हैं? अरे मेरा ही एरिया है, सब देख सकता हूं मैं। OH माइनस ने कहा अरे पागल है क्या आप, देख रहे हैं उसको मैं भगाऊं कहां से? सारे घेर के बैठे हुए, आते ही एकदम मतलब शॉटगन लेके बैठे हुए, भाई हालत खराब कर देंगे मेरा। मैंने कहा अरे तेरे को इसलिए तो भेजा था, डैश कहीं के, जा वापस जा वापस। उसने बोला अच्छा ठीक है। उसने अब दिमाग लगाया थोड़ा सा, उसने कहा कि भाई सामने से एक्स को जाकर वहां से हटा नहीं सकता मैं, लेकिन इसने देखा कि पीछे से हल्का सा दरवाजा खुला है, वो गया, कार्बन को पीछे से मारी लात, भगा दिया एक्स को, और हो गया मेरा काम। सही या नहीं? इसी को कहते हैं SN2 रिएक्शन। सर 2 क्यों कहा? क्योंकि मेरे भाई इसमें न्यूक्लियोफाइल एंड दिस दो चीजें यहां पर मेरे पास हैं। और क्या आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप समझ सकते हैं कि सर SN2 में अगर जब ये प्रोडक्ट बनेगा मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा। अगर इस प्रकार से कोई चीज थी, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से कोई चीज थी पहले, और पीछे से कोई लात मारेगा तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी नहीं हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। सही है नहीं? यानी इन्वर्जन होगा। इसीलिए इसमें SN2 में केवल और केवल इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है मेरे भाई। अच्छा, अब SN1 कुछ ऐसा ही है, उतना लंबा उदाहरण नहीं दूंगा, आपका टाइम बहुत कीमती है। SN1 में कुछ ऐसा नहीं होता। SN1 में होता क्या है कि यहां पर मान लीजिए CH3 लगा हुआ, ओ भाई साहब, और यहां पे X लगा हुआ है, ले भाई। होता क्या है कि इस X के खिलाफ ये जो CH3 है, ये कार्बन के कान भरते रहते हैं। कान भरने का मतलब क्या हुआ कि रिपल्शन देते रहते, ठेलते रहते हैं। और एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलने के बाद, अपॉन एप्रोप्रिएट कंडीशन, अब ये एप्रोप्रिएट कंडीशन क्या है? ये एप्रोप्रिएट कंडीशन है पोलर। अब उसकी बात हम करने लगेंगे तो फिर वो आपके जेई का फील्ड का होगा नहीं। फिर भी मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूं, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। और अब आप कमेंट में लिखेंगे ना तो ये शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा प्रोवाइड करवा दीजिए ना, ये सब नहीं होगा भाई। शॉर्ट नोट्स लेके आऊं, हर एक चीज यहां पर है भाई, ठीक है, चिंता नहीं करना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जी हाँ मैं देखने गया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालने पर एप्रोप्रिएट कंडीशन पर ये एक्स को लात मारकर भगा देते हैं और ये चीज कुछ ऐसा बन जाता है।
ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है और इसके पास प्लस आता है। मेरे भाई हरदम एक बात याद रखना कि कोई भी कार्बोकटायन एक प्लेनर चीज होती है, कोई भी कार्बोकटायन एक प्लेनर चीज होती है। अब क्या होगा, मैं अगर इसमें पानी डाल दूं या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दूं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दूं, अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस पे ऊपर से भी अटैक कर सकता है, ऐसे भी प्रोडक्ट बन सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, ऐसे भी प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब दोनों रिटेंड प्रोडक्ट भी बन सकता है, दोनों ही रिटेन्ड प्रोडक्ट भी बन सकता है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बन सकता है मेरे भाई। बस क्या याद रखना है कि SN1 में दोनों ही प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, SN2 में एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, दैट इज इन्वर्टेड। अगर CBSE के इतिहास में सबसे कठिन इसमें से सवाल आया तो वो ये पूछेगा कि इनमें से किसकी मात्रा ज्यादा होगी, रिटेन्ड और इन्वर्टेड। ये सब हम जेईई के फील्ड में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा छिड़क देता हूं, अगर क्वेश्चन पूछ लिया उसने तो मेरे भाई इन्वर्टेड की मात्रा ज्यादा होती है, मेरे भाई इन्वर्टेड की मात्रा ज्यादा होती है। बस इसमें से और आगे कुछ पूछ ही नहीं सकता। इस पे बहुत सारे सवाल CBSE की PYQ अगर आप उठाएंगे तो मिलेंगे। खैर आपके पास अब PYQ करने का भी समय नहीं है, चुपचाप ये वीडियो देखिए, सैंपल पेपर लगाइए और चले जाइए एग्जाम देने। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं कि SN2 और SN1 आपको पता कैसे करना है कि क्या होगा क्या नहीं, कब करना है कब नहीं। SN2 और SN1। अच्छा सर, SN2 मैंने क्या बताया, OH माइनस जो है, जो एजेंट है हमारा, वो थोड़ा सा घबराया स्टार्टिंग में, इसलिए घबराया क्योंकि उसे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए मेरे भाई। लेकिन SN1 में आपने देखा कि X को भगाने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। समझ में आ रही है बात, सही है नहीं? तो सबसे बढ़िया SN2 कहां पर होगा, सबसे बढ़िया SN2 होगा CH3X में, उसके बाद होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। मेरे भाई 3 डिग्री में SN2 ना के बराबर होता है। अच्छा, सबसे बड़ी SN1 कहां होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री में तो ना के बराबर होता है, इसके पीछे की तो बात ही नहीं करते। मतलब सर कहीं ना कहीं 3 डिग्री में तो SN1 ही होगा, 3 डिग्री SN2 होगा ही नहीं, 3 डिग्री SN2 होगा ही नहीं, 1 डिग्री और अगर बस मिथाइल की बात करें तो उसमें SN2 ही होगा, 1 डिग्री और मिथाइल में SN1 होगा ही नहीं। मतलब डिसाइड करने के लिए 2 डिग्री पर ही हमारा खेल खेलना है। मतलब रट लो भाई कि 3 डिग्री है तो SN1 और 1 डिग्री या फिर मिथाइल X जुड़ा हुआ है तो SN2। मतलब कहीं ना कहीं 2 डिग्री पर ही चर्चा चलेगी कि सर SN1 होगा कि SN2 होगा। बस यही है यार, सिंपल सी बातें करनी है, ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाते भाई। अच्छा, अब कोई मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। आपको कई बार बोर्ड्स में देखेंगे भाई सब कुछ इस एक पेज के अंदर है, ठीक है, हर एक चीज जो कि CBSE मैंने भाई पास्ट 10 ईयर पेपर एनालाइज किए कि किस किस चीज पे सवाल पूछा है, एक भी चीज इससे बाहर की आपसे पूछ ही नहीं सकता हूं, ठीक है। और एक बात याद रखना, IUPAC थोड़ा सा कर लेना यार, क्योंकि लिखित है उसमें से सवाल आना है IUPAC में से, क्योंकि हरदम से सवाल आए हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन सी कंडीशन पर आपको SN1 भी नहीं मिलेगा और SN2 भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं इसमें आपका ना ही SN1 होगा और ना ही SN2 होगा। अरे भैया ऐसा क्यों, रट ले इसे? अरे नहीं भाई, आप ध्यान से समझिए। क्या समझ में आता है कि सर ये कहीं ना कहीं हमारा बेंजीन रिंग है, उस पे X जुड़ा हुआ है। क्या आप ये चीज थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो बेंजीन है वो कभी भी अपना X नहीं छोड़ता, ठीक है। दो चीजें रट लो कि बेंजीन जो है वो अपना कभी भी X नहीं छोड़ता, लेकिन आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां पर कहीं ना कहीं रेजोनेंस लगता है। यहां पर क्या होता है, p ऑर्बिटल है अपने पास और इसका भी p ऑर्बिटल है, तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब मैं वहां पर जाने लगा तो फिर मैं GOC पे जा रहा हूं, फिर मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने GOC पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक चीज रट के चले जाओ कि भाई यहां पे पार्शियल डबल। भाई मैं पहली बात बता देता हूं, कई लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी ये जो चीज है वो एक लास्ट मिनट रिवीजन की तरह हो रहा है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी कुछ ना कुछ निकाल के जा सकते हो, ठीक है। अब मैं यहां पर हर एक चीज समझाने बैठ जाऊं तो दिक्कत है ना यार। तो मैं जिसको आता है उसके लिए भी काम निकाल दूंगा, जिसको नहीं आता उसके लिए भी काम निकाल दूंगा, ठीक है। ये जो X है उसको आप आसानी से ये नहीं कर सकते कि OH माइनस आएगा पीछे से इसे लात मार के भगा देगा, नहीं। अच्छा सर OH माइनस आएगा, SN2 अगर नहीं हो सकता तो SN1 करा दो। अरे भाई SN1 के लिए मैंने क्या बताया था, कार्बोकैटायन बनना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि भैया डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पाप है, पापम पाप पाप कर्मात्मा पाप पाहम पाप पापतमा, मतलब सर डबल बॉन्ड पर कभी भी प्लस आ ही नहीं सकता, रट के बैठ जाओ इसे। अच्छा, वहीं फिर बात SN1 यहां पे भी नहीं हो सकता, X को यहां हटाओगे तो प्लस यहां पर आएगा, ऐसे ये तो हो नहीं सकता। फिर पीछे से ये जा नहीं सकता, पीछे से SN2 लात मार नहीं सकता, क्यों सर? क्योंकि यहां पर फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बांध कर रखा है।
अब सर इसमें क्या दिक्कत आ गई आपको? अरे मेरे भाई ये है ब्रिज हेड। अब मैं नहीं समझाऊंगा ये क्या है, क्योंकि बहुत तगड़ी टॉपिक है। मैं उसके लिए बस एग्जांपल लेके आ रहा हूं, आपका बोर्ड निकल जाए भाई, आपको एमसीक्यू में दिख जाए तो खड़ाक से टिक मारो अगर ये ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड पे आप पीछे से लात नहीं मार सकते। ऐसा क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री दिखने आता है, मैं बता देता हूं 3 डिग्री कैसे देखते हैं। ये जो कार्बन है, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 3 डिग्री। अगर ये केवल 2 कार्बन से तो 2 डिग्री, केवल एक कार्बन से 1 डिग्री, और केवल एक CH3 है तो वो CH3 है भाई, खत्म कहानी। तो ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। और मैंने आपको क्या बोला? 3 डिग्री पर केवल SN1 होगा, लेकिन यहां पर तो SN1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव का मतलब कि प्लेनर। अगर कहीं भी कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन का मतलब प्लेनर होता है, लेकिन ये तो प्लेनर नहीं है ना भाई, यहां पर प्लेनर आ ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज ब्रिज हेड। खत्म कहानी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर लिखने को आ जाए तो कीवर्ड क्या है? ब्रिज हेड है। हो सकता है भाई यहां से सवाल आ जाए, पूछा हुआ है तभी तो मैं बता रहा हूं, इस बार भी आने के पूरे चांसेस है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज मैं पढ़ाऊंगा नहीं भाई, चिंता मत करो। अच्छा फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं आप सभी के सामने, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है ये, ठीक है? ये पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है अभी तक, ठीक है? तो अगर ना भी समझ में आया तो उतना वो नहीं लेना, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल कराने पे भरोसा रखता हूं, बशर्ते 10 एग्जांपल के, जिसमें आप चीजें सीख जाओ। अब मैं यहां पे ये पूछना चाहता हूं कि सर SN2 का रेट और SN1 का रेट आपको लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में। आप खुद डिसाइड करो, थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं आपको, ठीक है? रेट आपको बताना है, रेट। और मेरे भाई अगर आप इस सवाल को समझ गए, मैं इस पे 50 सवाल आए हैं भाई प्रीवियस 10 साल में, 50 सवाल। सोच के देख भाई तू, इतना इंपॉर्टेंट है ये रेट, किस में रेट ज्यादा होगा। अब देखो एक चीज जो मैंने रटवाई थी उसे रट के चले जाओ कि भाई 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बस। ये किसके लिए? SN1 के लिए। मतलब SN1 क्या देखता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो, ढकेल आ जाए, 3 डिग्री होगा, ज्यादा ढकेलेंगे। अच्छा ये भी किसी को नहीं क्लियर होगा तो वो भी बता देता हूं कि अगर यहां पर CH3 है, ठीक है, यहां पर कार्बन है, यहां पर CH3 है, आप समझिए कि ये CH3 क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट। अब भैया ये क्या है? ये इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या है ये? उसमें नहीं जाएंगे हम, बस इतना आप समझिए। अगर नहीं पता है तो CH3 इलेक्ट्रॉन पेयर धक्का देके देता है, तो यहां पर अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना भाई, पॉजिटिव आ जाएगा तो खुश हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है बढ़िया से, तो मस्त वो स्टेबलाइज होगा। आई बात समझ में? और SN1 में तो कार्बोकटायन ही बन रहा है, उसलिए तो 3 डिग्री में ज्यादा रिपल्शन है, तो बढ़िया है वो। अच्छा और फिर SN2 के लिए क्या याद किया था मैंने सर? ये थोड़ा सा बता दूं। हाँ बाकी 1 डिग्री पे तो यहां पर भी हम नहीं जाएंगे, और यहां पर 3 डिग्री में तो SN2 होता ही नहीं है, इतनी चीज तो क्लियर है। अच्छा अब यहां पर सिंपल देख लो कि भाई ये कौन सा डिग्री है? ये 3 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है? ये 2 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है? एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है। ओहो, तो क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं SN1 लिखना चाहूं तो सबसे बेहतरीन SN1 तो यहीं पर होगा, 3 डिग्री दिख रहा है तो 1 में लिख दो यार, फिर 2 में होगा तो 2 में लिख दो यार। पंगा यहां पे आता है, SN2 भी तब तक लिख देते हैं सर, SN2 सबसे बेहतरीन कहां होगा? 1 डिग्री में ही तो होगा। अब यहां पर पंगा आ गया ना, कहां पर होगा? ये हुई बात। देखो ये सवाल अगर आप समझने का कैपेसिटी रखते हो तो आपको ऐसा सवाल आना ही आना है, 100%, 110% इसमें का सवाल आएगा और आप करके चले जाओगे। अब देखना इसमें करते क्या है। अगर मैं SN2 के लिए आपसे पूछूं, SN2 के लिए आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे SN2 के लिए पूछूं तो SN2 में आपको देखना होता है कि भैया स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, OH माइनस जो हमारा एजेंट है वो कम से कम धक्के खा के चला जाए। तो सबसे बेहतरीन जानते हो स्टेरिक सबसे कम। अब अगर मैं 1 डिग्री से पीछे जाऊं तो ये कितना डिग्री है? तो ये 2 डिग्री है। और यहां पर 1 डिग्री से पीछे जाऊं तो ये अभी भी 1 डिग्री है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां पर कहीं ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। SN2 कहीं ना कहीं मुश्किल है और यहां पर कहीं ना कहीं SN2 आसान है। तो सबसे पहले हम यहां पर 4 लिखेंगे, फिर 3 आएगा, फिर यहां पर 2 आएगा और फिर 1 आएगा। और यहां पर क्या करना है? अब सर SN1 के लिए क्या करें? SN1 के लिए देखो कि सर कार्बोकटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है। मतलब अगर मैं इस क्लोरीन को यहां से भगा दूं, क्लोरीन को लात मार के भगा दूं तो क्या यहां पर पॉजिटिव आया, और यहां से क्लोरीन को भगा दूं तो क्या यहां पर पॉजिटिव आया। अब कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है भाई, वो कैसे देखें? तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? कितने हैं सर? 1 2, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितने हैं सर? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप समझ पा रहे होंगे कहीं ना कहीं ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है तो लिखो ना यार 4 देन 3। सही है या नहीं? बोलो। ठीक,
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। अब क्या पढ़ूं भाई मैं? अब मैं थोड़ा सा आपको ये नेम्ड रिएक्शन, देखो अब ऐसा मैं कभी भी ये नहीं करूंगा कि सर नेम्ड रिएक्शन एक ही में पढ़ा दी। नेम्ड रिएक्शन आता रहेगा, पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर ऐसा नहीं है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन में ही सब कुछ हेलो एल्केन हेलो एरीन का मैंने पढ़ा दिया, नहीं भाई, नहीं भाई। ये कहीं ना कहीं इसकी कुछ चीजें अमाइंस में आ जाएंगी तो वहां पर भी पढ़ा है, कहीं ना कहीं इसकी कुछ चीजें इलेक्ट्रोफिलिक ये एडिशन रिएक्शन में भी है तो वहां पर भी कुछ चीज पढ़ाई है। तो अगर आप यहां से पढ़ो तो सारा पढ़ो या फिर मत पढ़ो, किसी भी एक टीचर से ऑर्गेनिक पढ़ना है तो पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है। ऐसा मत करिए कि एक चैप्टर यहां से पढ़ लिया यहां से पढ़ लिया फिर आप घाटे में जाओगे। मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरे को एग्जाम नहीं देना भाई आपके साथ। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन की मैं बात करता हूं। अब देखो मैं एक और बात बता देता हूं कि मेरा ये मकसद नहीं है कि बता के चला जाऊं, मेरा ये मकसद है कि आपको याद हो जाए, आपको बाद में मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं यहां पे आपको ट्रिक सिखाता हूं कि फिंकलस्टीन नाई चलाता है। फिंकलस्टीन चचा जो है वो नाई चलाते हैं। अब यह नाई क्या है? नाव भाई, नाव, ठीक है, नाव। मतलब सर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? RCl को हम ले रहे हैं नाई के साथ। अब आपको बताना है कि सर क्या होना चाहिए, अब आपको बताना है कि सर क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या मैं छोटा सा आपको हिंट दूं क्या होना चाहिए? आप खुद बताओ, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एक छोटा सा मैं हिंट देता हूं, ठीक है। इस रिएक्शन की भी एक छोटा सा व्याख्या सुनाऊंगा, मजा आ जाएगा यार। तो मैं एक दिन रास्ते में फिर से मॉर्निंग वॉक पे, आपको भी पता है यार मैं निकलता रहता हूं, फिर से रास्ते में मॉर्निंग वॉक पे मैं निकला तो मैं देख रहा हूं कि एक पेयर आ रहा है, एक बढ़िया जोड़ा आ रहा था R और Cl का। और फिर मैं दूर पे देख रहा हूं कि सर कहीं ना कहीं सोडियम जो है Na+ जो है, तो सोडियम जो है कहीं ना कहीं, या फिर ये रिएक्शन आपके वुड्स रिएक्शन के लिए आ जाएगा यार। इस रिएक्शन पे नहीं जाते, इस रिएक्शन पे नहीं जाते। आप ये मानते हो कि Na+ और I- है। आप इतना सिंपल से ध्यान में रख लो यार, क्या होगा? Na+ कहीं ना कहीं गया, क्लोरीन हटा, सॉरी, चलो सॉरी यार, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपको वुड्स रिएक्शन बताने लग गया। वुड्स रिएक्शन आप सीख लो, यहीं पे लगे हाथों वुड्स रिएक्शन सीख लो। मुझे याद आ गया, आपसे एक बार पूछा गया था, यस। अरे वुड्स रिएक्शन तो सर 11th का है। अरे चचा पूछ लिया तो मैं क्या करूं? ध्यान से देखना, वुड्स रिएक्शन मैं एक हल्के में आपको वुड्स रिएक्शन बता देता हूं, ठीक है। और फिटिक रिएक्शन भी आपसे पूछा था, दोनों ही एक साथ उसने पूछे थे, ऐसे नाम करके नहीं पूछा था। एक रिएक्शन दे दी थी जिसमें इसका इस्तेमाल हो। अब ध्यान से सुनना, एक छोटा सा व्याख्या। तो मैं रास्ते में मॉर्निंग वॉक पे, मुझे बस एग्जांपल कंप्लीट करने के लिए मुझे ध्यान में आ गया कि सर वुड्स रिएक्शन एक बार पूछा था तो इसको यहीं पे निपटा देते हैं। तो एक बार मॉर्निंग वॉक पे मैं निकला और मैं देखा कि भैया एक सुंदर सा जोड़ा RCl का चलता हुआ आ रहा था, लेकिन फिर मैं डिस्टर्ब इसलिए हो गया क्योंकि मैंने देखा कि सोडियम भी उन पर नजरें डाल रहा था। तो मैंने सोडियम को देखा, सोडियम ने मुझे देखा, वो मेरे पास आया, उसने चरण स्पर्श किया, मैंने कहा खुश रहो। सोडियम ने कहा कि थोड़ा सा पीछे देख रहे हैं आप? मैंने बोला हाँ मैं भी देख रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा जो क्लोरीन के प्रति जो है वो थोड़ी सी मुझे फीलिंग्स है। मैंने कहा तो मुझसे क्यों बता रहा है नालायक? तो सोडियम ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा बात तो ऐसे ठीक नहीं है ये सब, पर फिर भी उसने फिर से चरण स्पर्श किया। मैंने कहा विजयी भव। सोडियम गया, सोडियम ने R से पूछा एक बार बढ़िया से थोड़ा सा साफ कर दूं क्या? ध्यान से देखना भाई, मजा आएगा। RCl, सोडियम गया, सोडियम का टारगेट कौन था? याद रखिएगा, सोडियम का टारगेट कौन था? क्लोरीन। सोडियम गया और R से बात करने लगा। R ने कहा कि क्या आपको कभी कभी सपने में या फिर कभी कभी चलते फिरते प्लस की टोपी का कभी कभी सपना आता है? भयानक सपना, प्लस की टोपी थोड़ी थोड़ी महसूस होती है, पार्शियल ही महसूस होती होगी लेकिन होती होगी ना। R ने कहा हाँ। अरे भाई आपको कैसे पता? एकदम। तो सोडियम ने धीरे से उसके R के कान में आके कहा कि ये जो आपके बगल वाला क्लोरीन है उसका जो नेचर है वो बढ़िया नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि क्लोरीनेशन क्लोरीन करवाने लगता है, यानी क्लोरीन आपके ऊपर जो पार्शियल प्लस का सपना आ रहा है वो साकार करेगा, आपके ऊपर पूरी प्लस की टोपी चढ़ जाएगी और मोहल्ले में आपको अलग दृष्टि से देखा जाएगा। R ने कहा भाई तो इसका नतीजा क्या है? तो सोडियम ने कहा मेरे पास पॉकेट में एक रेडिकल है, इसे लो पकड़ो। और सोडियम ने इसे अपना एक रेडिकल दिया और क्लोरीन ने जैसे ही उस रेडिकल को देखा भाग गया। और फिर R अपने ऊपर एक टोपी लेकर मेरे पास चलता हुआ आ रहा था। मैंने कहा क्या हो गया नालायक, सर पे एक टोपी लेकर चल रहे हो? अरे सर मत पूछो, उसने वो बता रहे, अरे सर मत पूछो, अभी तो भला है कि बस एक रेडिकल का टोपी पहना है, पूरा का पूरा भयानक प्लस का टोपी चढ़ने वाला था। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, मुझे समझ में आ गया कि सोडियम का ये सब करतूत है। मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखो, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा उसने बोला कि सोडियम और क्लोरीन एक साथ हाथों में हाथ लिए जा रहे थे और R के ऊपर एक टोपी चढ़ चुकी थी। सही है या नहीं? मतलब सोडियम का टारगेट तो भैया क्लोरीन था, वो तो R को एक टोपी पहना के चल दिया भाई। अब R हताश निराश बेंच पर जाके पार्क में बैठा हुआ है। और एक और कहीं ऐसी ही घटना हुई और एक और
आर आया और वो भी हताश निराश उसके बगल में आकर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों को लगा कि सही मौका है, तो इनके बीच में एक बन गया बॉन्ड। सही है नहीं, इसको कहते हैं रेडिकल के चलते बॉन्ड बना, और यही है हमारे कौन, वुड्स रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, फिटिक रिएक्शन में यहीं पर पीएच एक्स है। अब ये एक्स कौन है, ये एक्स क्लोरीन है भाई, फ्लोरीन है भाई, ब्रोमीन है भाई, हो सकता है। तो पीएचएक्स को ले लो इसी चीज में, और ये ईथर के प्रेजेंस में लेते हैं, ले लो यार ईथर के प्रेजेंस में ले लो, तो ये सेम रिएक्शन हो जाएगी। चलो भाई, अब हमारे पास पीएच डॉट बनेगा। पीएच कौन है भैया, फिनाइल है। अच्छा, तो इसमें हमने वुड्स ऑफ फिटिंग रिएक्शन आपको बता दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिंकलस्टेन नाई चलाता है, क्या रटवाया था मैंने, फिंकलस्टेन नाई चलाता है। तो आप भी समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं आयोडीन माइनस है, कहीं ना कहीं आयोडीन माइनस है, और कहीं ना कहीं आयोडीन माइनस देखकर आप समझ गए होंगे आयोडीन बहुत बड़ा वाला है, माइनस की टोपी लेके घूम रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां पर आता है, SN2 में आता है। तो आयोडीन क्या करेगा, SN2 करेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिखे तो SN2 कराना है, वीक न्यूक्लियोफाइल दिखे तो SN1 कराना है। आयोडीन गया R पे पीछे से लात मार के क्लोरीन को भगा दिया, और RI प्लस में NaCl बन गया। ये जो NaCl बना ये कहीं ना कहीं सॉल्ट बना, और ये मेरे भाई एसीटोन के अंदर डाल रहे हैं क्या ये सारी चीजें, यस ये सारी चीजें एसीटोन के अंदर डाल रहे हैं मेरे भाई। अब ये NaCl जाकर क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। और मेरे भाई दो तीन चीजें ध्यान में रखना, केमिस्ट्री में भाई पूरी ज्ञान दे दूंगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यहां पर मजा आ जाएगा आपको, सीख जाओगे रिएक्शन कैसे कराते हैं। मैं कुछ चीज रटवाता नहीं हूं, कोई चीज रटवा भी देता हूं। बोर्ड एग्जाम कैसे भी निकालना है आपको, ध्यान से सुनो। NaCl, आपको अफसोस होगा यार, मैं एक दावा कर सकता हूं आपको अफसोस होगा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं सीखी। NaCl जो है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शंस में, किसी पूरी केमिस्ट्री में 3 रिएक्शन या फिर 2-3 रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। एक रिएक्शन जिसमें एसिड बेस हो। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, मैं अभी आगे बात करूंगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, मतलब हाइड्रोजन चुरा के लेके आ बेस, ये सब एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बना, ये वाला रिएक्शन, और जिसमें गैस इवॉल्व हुआ, जो हम अभी बात करेंगे, ये 3 प्रकार की रिएक्शन जो होती है बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, मतलब बहुत ज्यादा इन्हें बढ़िया रिएक्शन माना जाता है क्योंकि खटाक से हो जाती है। मतलब ये जो है दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब अगर आप ऐसा आंसर में लिख देते हो अपने बोर्ड के एग्जामिनर, आपके चरण पकड़ने आ जाएगा, कहां है आप, याद हो गई बात। चलो भाई, फिंकलस्टेन रिएक्शन क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे एसीटोन क्या होता है, तो ये तो पता होगा ना, कीटोन होता है भाई। अच्छा, अब फिंकलस्टेन के बाद एक छोटी सी रिएक्शन आती है, श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी आपके सिलेबस में है। अब श्वार्ट्ज रिएक्शन का ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, लेकिन इसमें याद रखना है यार कि कहीं ना कहीं आपका COF2 आएगा, कहीं ना कहीं आपका AgX आ सकता है, ठीक है, AgX, AgF, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, इसमें क्या हो रहा है कि RX को हम किस में डाल रहे हैं, AgF में या COF2 में। आप बताओ क्या होना चाहिए। मैं भाई मतलब आपको रिएक्शन देखकर ना आपको कभी भी घबराने नहीं है भाई, मैं आपको, देखो यार, फील करो। याद रखना कि कहीं भी अगर सिल्वर आ जाए, सिल्वर, तो सिल्वर हैलोजन चोर है, लिख लो, सिल्वर हैलोजन चोर है, यानी ये हैलोजन को लेकर भाग जाता है। ये खटाक से यहां से, खटाक से यहां से, खटाक से यहां से हैलोजन चुरा ले जाएगा, और पाया जाएगा कहीं दूर हैलोजन को लेकर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो बचा कौन, बचा कौन, वही बचा जो बचा, RF बचा। खत्म कहानी, सही है नहीं, खत्म कहानी, सही है नहीं। अब क्या मैं बताऊं भाई, अब छोटा सा एक और रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। चलो भाई वो भी देख लेते हैं। हर एक रिएक्शन भाई लिख के लाया हूं, आप चिंता ना करें, भरोसा रखें, PYQ में जो जो पूछा हुआ है सब लाया है भाई बंदा आपका। अच्छा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, स्किप करिए, थोड़ा सा स्किप करो भाई, 10 सेकंड। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आप सिंपल सा याद रखो, आपके पास होगा रोना, रोना ऐसा कुछ, हाँ रोना, यस यस। अब इसको आप डालोगे RX में, आप बताइए क्या होगा। अच्छा, ये जो चीज है इसको क्या आप बना सकते हैं, क्या एक और स्टेप आपको पीछे ये ले जा सकता है सवाल में। तो याद रखना यार कि कहीं भी अगर हमारे पास दारू एल्कोहल है और मैंने इसको सोडियम में डाल दिया, तो सोडियम मेरे भाई मेटल के ऊपर, याद रखिए मेटल कहीं से भी मेटल हाइड्रोजन चोर होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है, तो यहां से ये चुरा ले जाएगा और RO-Na+ बनेगा। वेरी गुड। अब ये वाली जब रिएक्शन होती है तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप को देखते ही O- एक न्यूक्लियोफाइल है, ये गया और लात मारकर इसको भगा दिया, यानी R, ये R' मान लेते हैं, O R', ये बन चुका है हमारा ईथर। तो दिस इज अ प्रोसेस टू मेक
ईथर। वेरी गुड। अब मैं आपको एक और रिएक्शन लिखवाता हूं, डार्जन रिएक्शन। इसको भी याद करा दूंगा भाई, डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन में आपका क्या होगा, डार्जन रिएक्शन में थोड़ा सा एल्कोहल, टार्जन से याद रखो, टार्जन डार्जन, एल्कोहल का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा यहां पे। तो डार्जन करता है एल्कोहल का सेवन और एल्कोहल से छोड़ता है गैस SOCl2 और ये छोड़ेगा गैस। हैं जी सर क्या सब बातें कर, आपको याद करा रहा हूं। याद रखिए डार्जन एल्कोहल पीता है और एल्कोहल के साथ छोड़ेगा गैस। अब देखो होगा क्या, ROH है, एल्कोहल है और SOCl2 है। गैस छोड़ने का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं SO2 गैस निकला और कहीं ना कहीं HCl भी गैस निकला। ओ माय गॉश, उसके साथ अब तो आप समझदार हो ना कि एक दो ये भी चला गया, ये भी चला गया, कहीं ना कहीं RCl ही तो बनेगा यार, कहीं ना कहीं RCl ही तो बनेगा भाई मेरे। अब इसी को क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं भैया। ओ एल्काइल हैलाइड, अब भाई समझ में आई। तो डार्जन रिएक्शन यही है, ज्यादा कुछ है नहीं। और इस SOCl2 का एक नाम है, मुझे नहीं पता, नाम देख लो, इसको कहते हैं थायोनील क्लोराइड। ओ माय गॉश, थायोनील क्लोराइड। मतलब एक प्रीवियस ईयर का सवाल है, उसमें अब भरोसा मत करो, आपको भरोसा नहीं है मत करो, लेकिन मुझे जो बताना काम है कि सर व्हाट विल हैपन व्हेन थायोनील क्लोराइड इज पोर अपॉन अल्कोहल। तो मेरे भाई ये चीज बन जाएगी। और मैंने क्या बोला, ये जो गैस निकला यही तो ड्राइविंग फोर्स होता है। अच्छा सर ये भी क्लियर हो गया भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा इसमें मैं आपको एक स्टेप और आगे ले जा सकता हूं, इसमें एक स्टेप और आगे ले जा सकता हूं, और मैं ले जाना चाहूंगा डार्जन रिएक्शन में एक स्टेप और मैं आगे ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि इसको दो प्रकार से किया जा सकता है इन द हिस्ट्री ऑफ CBSE एग्जामिनेशन। अगर वो सबसे टफेस्ट सवाल बनाना चाहते हैं तो इसमें बनाएंगे पिरिडीन के साथ या फिर पिरिडीन के विदाउट, विदाउट पिरिडीन एंड विद पिरिडीन, दो सवाल बन सकते हैं इसमें। अगर आपने पिरिडीन लिया तो अगर आपको थोड़ा सा पता हो, मुझे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है ऐसा पिरिडीन यही होता है या नहीं होता, मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। हाँ जी पिरिडीन ऐसा ही कुछ होता है। तो पिरिडीन के साथ यहां पे Na+Cl- ऐसा कुछ होता है, देख लेना यार। तो पिरिडीन अगर आपने लिया, पिरिडीन अगर आपने लिया, ठीक है बहुत ध्यान से देखते रहना, और आपने पिरिडीन नहीं लिया, अगर पिरिडीन लोगे तो कहीं ना कहीं क्लोरीन माइनस पिरिडीन Cl- चुरा लेता है और ये करा देगा इन्वर्जन। यहां पर 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा। ये सर कहां से ला रहे हैं, और ये जेई में पढ़ाते हैं हमारे पास, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा। और अगर पिरिडीन नहीं डालोगे तो 100% रिटेन्ड प्रोडक्ट आएगा। याद कैसे रखें, समझे कैसे कि भैया पिरिडीन क्या करता है, उसे क्लोरीन कहीं भी दिख जाता है वो चुरा लेता है, तो Cl- बन जाता है। और अगर Cl- है तो वो SN2 कराएगा, लात मारकर भगाएगा, तो वो चीज हो सकती है। या फिर पिरिडीन नहीं डालोगे तो रिटेन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहां पर इन्वर्टेड मतलब 100% इन्वर्टेड। चलो भाई अगर पूछा होगा इन द हिस्ट्री ऑफ CBSE एग्जामिनेशन सबसे टफ सवाल बनाना चाहेंगे तो यहां से बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बताऊं, अब मैं बताता हूं बहुत ही एक खास चीज, मजा आएगा आपको सुनकर, जो कि है लुकास रिएजेंट। और इसमें सवाल पूछे हैं भाई। अब ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं अल्कोहल चैप्टर में है, समझ में आ रही है बात। तो उसी लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको पढ़ना है तो सेग्रीगेटेड मत पढ़ो, सारा चीज यहीं से पढ़ के जाओ, या फिर कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि अब ये जो चीज है वो दोनों चैप्टर से लिंक है, अल्कोहल से भी और हेलो एल्केन हेलो एरीन से भी। अब इसमें लुकास रिएजेंट हम डालते हैं। मैंने क्या लिया, अल्कोहल लिया और इसको HCl में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 मैंने इसको डाला, HCl में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 इसको डाला। अब यहां पर ये बनाता है, यहां पर टर्बिडिटी, ये टेस्ट है, दिस इज अ टेस्ट कि भैया ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, दिस इज अ टेस्ट। अब मैंने क्या बोला कि अगर 3 डिग्री और 1 डिग्री और 2 डिग्री हुआ, यहां पर 3 डिग्री और 2 डिग्री हुआ तो यहां पर SN1 होगा, और 1 डिग्री हुआ तो ऑब्वियसली SN2 ही होता है। तो अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो इमीडिएट टर्बिडिटी बनाकर RCl बन जाता है, इमीडिएट खड़ाक से। अगर ये 2 डिग्री है तो 2 से 5 मिनट बाद बनाएगा, और अगर 1 डिग्री है तो ये टर्बिडिटी बनाता ही नहीं। अब ये टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी सिंपल सी ये बात होती है कि अगर मैं इस बॉटल में मिट्टी डाल दूं और ऐसे शेक कर दूं तो गंद सा एक मिक्सचर बन के तैयार होगा, बेकार सा दिखेगा नहीं हमें साफ साफ, वो है टर्बिडिटी, सही है नहीं। अच्छा, और अगर मुझे इसमें भी टर्बिडिटी चाहिए तो थोड़ा सा मुझे हीट करना होगा, तब मुझे मिलेगा। अब यहां पे लुकास रिएजेंट है कौन सा, ये है लुकास रिएजेंट, कौन सा, ZnCl2। अच्छा, अब कौन सी चीज आपको बतानी चाहिए, एक बहुत फेमस चीज है, बहुत फेमस चीज, और इसको मैं रटवाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है,
बताने का बता सकते हैं, लेकिन काफी टाइम लगेगा, मैं नहीं बताना चाहता, मैं अभी भूल भी चुका हूं वैसे, उसीलिए मैं नहीं बता रहा। इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। CH3CH2OH को अगर आप 9 में डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, भाई बोर्ड्स में, मतलब बोर्ड्स का प्यार है ये भाई, बहुत बार पूछा हुआ है, इस बार एक्सपेक्टेड है, आ जाए तो भाई मजा आ जाएगा, एकदम छाती पीटेंगे कि वाह वाह वाह। और सेम चीज मैंने लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। कहीं ना कहीं आपने इसे देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं तो, नहीं तो आप चिल मारिए जैसे भी तुम्हारे। अब देखो NaH2SO4, H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसमें आपका I2 बन जाता है, याद बस रखना यार। लेकिन अगर H3PO4 डालेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है CH3CH2I, ये प्रोडक्ट मेरा बन के तैयार हो जाएगा। ये रिएक्शन मतलब मुखड़ी, याद रखो मुखड़ी। ये सर H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा, और अगर H3PO4 डालेंगे तो हमारा मस्त प्रोडक्ट NaI क्या करेगा, पीछे से लात मार के इसको भगाएगा और वो बना देगा। क्लियर है या नहीं? अच्छा, तो भाई मेरे एक पेज में इतनी सारी कंटेंट लिखी हुई थी। हाँ, अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन रिएक्शन सिखाता हूँ, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। यहां पर भी एक छोटी सी व्याख्या है और फिर काफी एक बड़ा सेगमेंट हम कंप्लीट करेंगे, मजा आएगा यार आपको, ध्यान से सुनना, ठीक। स्किप करिए, 10 सेकंड स्किप करिए, टाइम बचाइए अपना भाई। अब मैं लूंगा यहां पर PCl3 PX3 ले सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेड PX2 PCl5, ठीक है, SOCl2 pyridine, SOCl2 विदाउट pyridine, HCl ZnCl2, ठीक है भाई, और कुछ नहीं भाई, चलो। अच्छा, इसका मतलब आप समझते हैं, अगर ऐसे शेड किया हुआ है मतलब बाहर की तरफ है, मतलब भाई आप समझते हो ना, ऐसे बाहर की तरफ है, और अगर डैश डैश करके है तो पीछे की तरफ, डैश वाले हरदम पीछे होते हैं, सही है नहीं? अच्छा, अब ये चीज तो आपने पढ़ा दी, मैंने आपको पढ़ा दी, सही है नहीं? ध्यान से देखो, ये चीज कहीं ना कहीं मैंने आपको पढ़ा दी है, और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया। इसका आप ट्राई कर सकते हैं कि सर पिरिडीन है तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट 100%, और SOCl2 विदाउट एनीथिंग है तो रिटेन्ड है। फिर ये जो चीज है कि कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं फिर से इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि SN2 होगा, ठीक है। 2 से 5 मिनट बाद आ रही है बात समझ में? SN2 नहीं बे, SN1 ना, SN1 सॉरी। तो दोनों रिटेन्ड और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। SN1 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बताया था, रटवाया था आपको। अच्छा, अब ये जो आपको दिख रहा है रेड फॉस्फोरस PX5 PCl5 PX5, ये सब क्या है? छोटा सा व्याख्या। मैं फिर से मॉर्निंग वॉक पे निकला, मैं टहल रहा था, मैंने देखा कि भाई फॉस्फोरस बहुत ही स्पीड में, मतलब उसने मुझे इग्नोर कर दिया, चरण स्पर्श भी नहीं किया, स्पीड में अपने गोडाउन की तरफ बढ़ रहा है। मैंने मामले को, गंभीरता को समझा भाई, मैंने भी कुछ नहीं बोला। मैं देख रहा हूं दौड़ते दौड़ते घुसा अपने घर में, उसने अपने घर की अलमारी खोली और खट 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 खट। मैं उसे जंगले पे से देख रहा था, उसके घर के बाहर एक जंगला था, वहां से मैं झांक रहा था, तो कट 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 हथियार उसने निकाला और बाहर निकला। मैंने उसे देखा, बाहर एकदम रुद्र रूप में हथियार लेके वो आ चुका है, मैं थोड़ी देर घबरा गया कि भाई ये मेरा स्टूडेंट ही है। PCl5 ने मुझे देखा, उसके आंख थोड़े से नमी, आंखों में नमी आ गई। मैंने बोला, मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई हथियार लेके आंखों में नमी। उसने झुका, चरण स्पर्श का, मैंने कहा विजयी भव, बात क्या है, थोड़ा सा बता सकते हो अगर टाइम है? तो उसने बोला, सर आप तो जानते ही हैं मैं ऑक्सीजन के लिए क्या फील करता हूं। मैंने बोला हाँ वो तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हुआ क्या है? सर ऑक्सीजन को R और H ने घेर रखा है, ऑक्सीजन को R और H ने बांध रखा है, उसे छुड़वाना होगा। मैंने कहा अच्छा जाओ फिर, विजयी भव। फिर मैं मस्त अपने कार से पीछे जा रहा हूं और बाहर से मैच को देख रहा हूं। मैच में हो क्या रहा है, PCl5 ROH के सामने आ चुका है। यहां पर आ जाते हैं, मैच थोड़ा ज्यादा मजेदार लगेगा, इसको भगाओ वहां पे लाओ। तो PCl5 ROH के सामने आ चुका है, उसने खुली चेतावनी दे दी कि लेट्स स्टार्ट द गेम। बहुत भीषण युद्ध हुआ, फास्फोरस का एक क्लोरीन शहीद हो गया, और फिर हाइड्रोजन ने चुपके से देखा और देखा कि फास्फोरस की नजर इधर नहीं है, एक और क्लोरीन को मार गया और लेके भाग गया, और मैच फास्फोरस जीत चुका था।
फास्फोरस ने ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन ने फास्फोरस को देखा, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं माहौल थोड़ा सा एक इमोशनल माहौल हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इमोशनल सीन था। फास्फोरस ने और ऑक्सीजन ने अपने दोनों हाथों से उसे गले लगा लिया और क्लोरीन ऐसे ही था, सही है नहीं? और प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? RCl और HCl। ये रिएक्शन है। ओ भाई साहब, सही है नहीं? मतलब PX3 हो, रेड पी हो, PACL हो, सारे में ऐसा टाइप का प्रोडक्ट कुछ बना देंगे यार। कहानी खेल लो, खत्म कहानी है। तो छोटी सी बात है यार, समझ जाओगे या नहीं? और ये याद रखना कि ये तीनों ही जो रिएक्शंस हैं ये SN2 रिएक्शंस होती है। मैं इस रिएक्शन के लॉजिक में नहीं जाऊंगा, बेकार सब पेचीदा है। ये लॉजिक सही है यार, इसमें लॉजिक क्या है? मजा आ गया ना कहानी। आप भाई इसको पढ़ा दो किसी को भी, मजा आ जाएगा। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं? इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये जो OH है वो डैश में हो जाएगा और यहां पर X चला गया। ये RCl वहीं तो है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ये सेगमेंट भी हमने क्लियर कर दिया। रेड फास्फोरस भी ऐसे इस्तेमाल हो सकता है, आप संभाल लेंगे, मुझे पता है। अच्छा, अब मैं क्या पढ़ाऊं? अब हमारे पास हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्या बचा हुआ है मैं देख लेता हूं। काफ़ी सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ हम अल्कोहल फिनॉल का भी हल्का हल्का पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं पढ़ा देता हूँ आपको हल्का सा। ये डायजोटाइजेशन सुना है आपने कभी? डायजोटाइजेशन नहीं सुना? अच्छा, बताता हूँ भाई। डायजोटाइजेशन में क्या है? हमारे पास अमीन है, अमीन का एक्चुअली थोड़ा सा पार्ट है लेकिन इसमें आता है ये। हमारे पास अमीन है एक। अगर इस अमीन को मैं HNO2 होता है, या फिर रुक जाओ, NOCl में डाल दूं। अगर इस अमीन को मैं NOCl में डाल दूं या फिर इसको NaCl में डाल दूं, यार ध्यान नहीं आ रहा, NOCl में डाल दूं या फिर मैं डाल दूं NaNO2 में और HCl में, दिस और दिस, या तो NOCl। आपको भाई बहुत ध्यान में रखना है कि कहीं भी अमीन आ गया और ये दोनों रिएजेंट दिखे, कौन से? NOCl और NaNO2, ठीक है। या फिर ये भी दिख सकता है HNO2। कंफ्यूज कर सकते हैं। अरे भाई बोर्ड्स का फेवरेट चीज है ये। तो कुछ नहीं करना, यहां पर बना देता है डाइजो सॉल्ट। सर डाइजो क्या है? ये है भाई, ये है भाई, ठीक है, ये है भाई। N2+ बन जाएगा। इसको हटा के आपको N2 बना देता है। और अगर आपने पढ़ा हो, चलो मैं मानता ही नहीं कि आपने कुछ पढ़ा है, N2 जो है, जैसे स्कूल में कोई फेमस होते हैं ना कि ये तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ये तो लिखित है, इसका नाम ही है छोड़ने के लिए, तो N2 भी वही है। सुपर लिविंग ग्रुप भाई, सुपर लिविंग ग्रुप खटाक से भागता है, R+ बना देता है। अब अगर आपने हल्का सा पानी लिया है तो आपको वही मिल जाएगा जो आपको चाहिए, सही है या नहीं? और अगर आपने पानी नहीं लिया, HCl में डाल दिया है तो RCl बन जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात कहां थी कि NOCl ये सब डाल दिया तो डायजो सॉल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। वेरी गुड। अब मैं क्या बताऊं? अब मैं हल्का सा आपको रीअरेंजमेंट की थोड़ी सी चीज बताता हूं। रीअरेंजमेंट क्या बताऊं आपको? एक चीज बताता हूं। देखो भाई, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराने का प्रिय नहीं हूं। मैं बस ये मानता हूं कि भाई 1-2 एग्जाम्पल आप करिए और उससे आप 100 एग्जाम्पल बना दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम कहां है। अब ये देखो, ये है, इसको मैंने डाल दिया HBr में। ऐसे बहुत सारे आपको रिएक्शंस दिखेंगी। तो एक ही मैं बढ़िया से एक एग्जाम्पल लेके आया हूं, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब एक भी सवाल फंसेगा नहीं, इसको समझ जाओगे अच्छे से। तो चलो ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करिए भाई। क्या लग रहा है? कभी भी आपको दिक्कत हो, H+Br- आ जाए, आपको घुमाना होगा, इसको, इस डबल बॉन्ड को घुमाना होगा। अब पॉसिबिलिटी काफी सारी है, काफी सारी पॉसिबिलिटी है। सारी पॉसिबिलिटी मैं भी देख लेता हूं भाई। या तो ये हो सकता है कि ये इधर घूम जाए, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और जहां नेगेटिव होता है वहां पर H+ आके जुड़ जाता है, तो माइनस में लिखता नहीं हूं। क्लियर है क्या? जहां नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आया, वहां पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अरे भाई नेगेटिव पर ब्रोमीन जुड़ गया, और नेगेटिव आया तो वहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया। या तो ऐसे घूम सकता है, या तो ऐसे घूम सकता है, यानी इधर पॉजिटिव
या तो ऐसे घूम सकता है इधर पॉजिटिव, या तो ऐसे घूम सकता है इधर पॉजिटिव। नेगेटिव पे हाइड्रोजन मैं मान के चल रहा हूं कि चिपक गया है। अब आपको बस, अब मैं आप इतनी हेल्प करनी थी मुझे। अब आप खुद बताओ कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है भाई? कौन सा? मेरे भाई सबसे ज्यादा स्टेबल जानते हो कौन सा है? ये तो है ही नहीं, काट दो। क्योंकि आपको रेजोनेंस दिख रहा है, तो या तो ये हो सकता है, ये भी नहीं है भाई, रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं, हटाओ। तो या तो ये है या तो ये है। रेजोनेंस दिख रहा है आपको? रेजोनेंस दिख रहा है, ये पी बॉन्ड, यहां का पी ऑर्बिटल, यहां का पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे हैं, यहां का पी ऑर्बिटल, यहां का पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे हैं। अच्छा, तो या तो ये या तो ये, कौन सा? अब बताओ आप कौन सा? अब देखो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है? इसके पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाला प्रोडक्ट क्लियर है या नहीं? ये वाला प्रोडक्ट, मतलब अगर ये कह दे कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, बना दो यार, सवाल आने का चांस हो रहा है। मेजर प्रोडक्ट, तो दिस विल द मेजर प्रोडक्ट। अब हमारे यहां एक केसीपी टीसीपी का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको हम केसीपी बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसी प्लस पे आपको क्या कर देना है? ब्रोमीन जोड़ दो यार। ये क्या होगा? ये टीसीपी हो गया। टीसीपी कौन सा? सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एल्कीन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन आप उस पर मत जाओ, ठीक है, उस पर हम नहीं जा रहे। क्लियर है क्या? एक एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो गया। इस पे आपने बहुत सारे सवाल देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तरीका, डबल बॉन्ड को घुमाओ और वहां पे घुमाना है जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, बस काम खत्म भाई। अब फिर मैं कौन सा रिएक्शन आपको बताऊं? अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं। एक ब्रोमीन टेस्ट करके आता है, ठीक है, ब्रोमीन टेस्ट। ये एक बार 3 बार मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में, हो सकता है उससे पहले भी बहुत बार पूछा गया हो। मुझे एक क्वेश्चन दिखा था ब्रोमीन टेस्ट का, उसे लिख के लाया हूं कि भैया ब्रोमीन टेस्ट मतलब कहीं भी अगर आपको डबल बॉन्ड दिखे, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखे तो आप उसके डाल दो ब्रोमीन वाटर के अंदर, कभी भी डबल बॉन्ड दिखे, ठीक है। मतलब ये टेस्ट ब्रोमीन टेस्ट नहीं कहेंगे इसे, एक्चुअली टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कहेंगे। अनसैचुरेशन के लिए ये टेस्ट है, ठीक है। अनसैचुरेशन के लिए एक बेहतरीन टेस्ट माना जाता है, क्योंकि ब्रोमीन क्या करता है, ब्रोमीन क्या करता है। अब देखो, अब इस पे मैं कैसे बताऊं यार, ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसमें आता है एनसीसी का कॉन्सेप्ट, लेकिन अब फायदा नहीं है, टाइम ही नहीं है आपके पास। कल एग्जाम है और आज अगर मैं बताने लग जाऊं आपको एनसीसी कैसे खुलता है, क्या करता है, तो भाई दिक्कत ही है। बस ये मानो कि ब्रोमीन जाकर दोनों तरफ जुड़ जाता है, एंटी एडिशन होता है। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो याद रखना एंटी एडिशन होता है। फिर भी अगर आप जानना चाहो तो हल्का सा मैं बता देता हूँ यार, बताने बिना मन ही नहीं लगता। तो ब्रोमीन ऐसे ऐसे आता है, और अगर ऐसे ऐसे आता है तो डबल बॉन्ड एक क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज है ना यार, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ही है। तो रिपल्शन होते 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 कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्लस की टोपी, इसके ऊपर माइनस की टोपी आ जाती है, और ये अपने आप को ऐसे एनालाइज करता है, तो इधर माइनस इधर प्लस आ जाता है। ध्यान से देखो, इधर माइनस इधर प्लस, प्लस वहां पर आना चाहिए जहां पर यहां से इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर CH3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो यहां पर प्लस ऑब्वियसली आएगा। तो ये जो प्लस है इस माइनस पर ये अटैच हो जाता है और ये टूट जाता है, और फिर ऊपर से ये एंटी अटैक करता है और फिर यहां पर एडिशन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपने देखा कि डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड गायब हो गया, दिस इज द ब्रोमीन टेस्ट। मतलब सर अगर फिनाइल हुआ तो वहां पर ये टेस्ट नहीं काम करेगा। सर ब्रोमीन को ही क्यों लिया, फ्लोरीन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव, फट जाएगा साला, ठीक है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन काम ही नहीं करता। क्लियर है ये बात? मतलब सर अगर बेंजीन के साथ में लिया तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये कोई पूछ ले कि इस टेस्ट का खामियाना क्या है, खामियाना यही है, कमी क्या है? कमी ये है कि भैया ये जो टेस्ट है ये बस अनसैचुरेशन बताएगा, ये नहीं बताएगा कि ट्रिपल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। अब क्या बताऊं? अब एक छोटा सा पेरोक्साइड इफेक्ट सीख लो आप, ज्यादा अब कुछ है नहीं, पेरोक्साइड इफेक्ट सीख लो आप। पेरोक्साइड इफेक्ट, अभी कुछ कुछ चीजें हैं फिर ये चैप्टर खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, काफी सारी चीजें हैं जो कि आगे के चैप्टर में जोड़ेंगे, तो बने रहना भाई। अब पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या हो रहा है? पेरोक्साइड एक समझ लीजिए, पेरोक्साइड ये कुछ होता है। अगर आपको ऐसा गांधी जी का चश्मा दिख जाए वो पेरोक्साइड इफेक्ट है। क्लियर है यार? पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट, या फिर एंटी मार्कोनी कर्व, एंटी
मार्कोनी कर्व। अब ये मार्कोनी कर्व कब बताया आपने एंटी बना? अरे भाई वहीं जो HBr हमने डाला ना, जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल बने, एकदम प्योर कॉन्सेप्ट से मैं ले गया आपको। काफी लोग बताते हैं जहां पर कार्बन कम, अरे भाई डैश पंती मत करो प्लीज, प्योर लॉजिक से ले गया था मैं। जहां पर सबसे बढ़िया स्टेबल पॉजिटिव बना, जो मैंने एक एग्जांपल दिखाया, उस वहां पर अगर मैंने ब्रोमीन को जोड़ा, वहां पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा, तो वो मार्कोनी कर्व है। लेकिन अगर मैंने उसको उल्टा घुमा दिया, मतलब सबसे कम स्टेबल अगर बन रहा था, मैं एग्जांपल कराता हूं, और वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड कि ये केवल HBr के लिए होता है, इट इज ओनली वैलिड फॉर HBr। अब ये कोई पूछे कि ये क्यों, तो फिर आ जाओ जेईई की फील्ड में आओ, तैयारी कराता हूं IIT की, उसकी तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है भाई। बस इतना याद रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के लिए है। मतलब एक एग्जांपल कराऊंगा, काम खत्म। एक एग्जांपल कराएंगे, काफी सारी चीज आपको याद आ जाएंगी। ये है, मैंने इसको लिया HCl में, ROOR में, मैंने इसको यहां पर H2O2 भी दिख सकता है भाई आपको, ठीक है, H2O2। मैं कंफ्यूज हुआ था भाई H2O2 में ये क्या है, ये भी वही है, पेरोक्साइड ही है। अच्छा, फिर आपको क्या दिख सकता है, HBr भी दिख सकता है, फिर आपको दिख सकता है भैया HBr in ROOR या फिर पेरोक्साइड। अच्छा, अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला यार कि ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है केवल HBr के लिए, HCl, HF, HI के लिए तो है ही नहीं। मतलब नॉर्मल केस में आप HCl लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर इसको बढ़िया जगह से घुमाओ तो ये खट इधर घूमेगा। इधर ही क्यों घुमा, क्योंकि इधर अगर पॉजिटिव आएगा तो ये वाला प्लस विल बी मोर स्टेबलाइज्ड, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसको मिल रहे हैं। अब फिर अगर ये इधर प्लस आया तो अगर आपने हल्का सा पढ़ा हो तो रीअरेंजमेंट होता है भाई। अब यहां पर ये यही तो दिक्कत है, काफी सारी चीजें एक ही दिन में बताई नहीं जा सकती, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि यहां पर ये 5 की रिंग है, और अगर इसको मौका मिले सर इस कार्बन को, तो ये क्या करता है, बाप रे बाप, मुझे मतलब मैं बहुत दुख हो रहा है, मुझे लिटरली बहुत दुख हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इसको पढ़ाने में भी टाइम लगेगा और आपके पास टाइम ही नहीं है ना यार, कल एग्जाम है आपका, मैं नहीं बताऊंगा इसे। फिर भी आप हल्का सा समझ सकते हो कि यहां पर कार्बन जो है इसको यहां पर एक बॉन्ड देता है, फिर यहां पर क्या बन जाता है, यहां पर एक 6 की रिंग बन जाती है, और 6 की रिंग प्लस पे क्लोरीन आकर इस पर अटैक करता है और वो चीज बन जाती है, ठीक है। अब इसको रिंग को बनाने का तरीका होता है 1 2 3 4 5 6, तो आप एक रिंग बना दो, 6 की बेंजीन टाइप की रिंग ऐसे बना दो, और उसके बाद नंबरिंग करते हैं, 1 पर एक डंडा ले लो और 1 पर एक पॉजिटिव है जिसपे क्लोरीन आके अटैक करेगा। वैसे ही HBr को भी डाला तो सेम चीज बनेगी भाई, HBr को भी डाला तो कोई नई चीज थोड़ी बनेगी। लेकिन जब मैं इसको पेरोक्साइड में लूंगा जब मैं इसको पेरोक्साइड में लूंगा तो ओरिजिनल सवाल पे आते हैं, सवाल कैसा है, कैसा था भाई, ऐसा था ना, देख लो यार, ऐसा ही था, सवाल यही था, यस। जब मैं पेरोक्साइड को लूंगा तो हम जो ये ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे घूमेगा ही नहीं, उसको स्टेबिलिटी नहीं करनी, उसको उल्टा काम करना है। अगर यहां पर पॉजिटिव स्टेबल होकर ऐसे बन रहा है तो उल्टा काम करो, इधर से घुमाओ, मतलब इधर प्लस इधर माइनस, माइनस पे कौन आ जाएगा, H प्लस आ गया, और इधर आ गया ब्रोमीन। क्लियर है बात, यस, खत्म, पेरोक्साइड भी खत्म। अच्छा, अब क्या है इस पे, अब कोई भी सवाल आए आप संभाल दोगे, मुझे पता है। फिर कौन सी बात बताऊं, अच्छा एक एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, कभी कंफ्यूजन हुआ है इसमें, मुझे हुआ है। ये जो पोजीशन है वो बेंजीन के बगल का पोजीशन है, तो उसको कहते हैं बेंजाइलिक। सवाल आते हैं इस पे, ठीक है, इस पे ऐसे ऐसे करके भी आए हैं, किनमें से बताओ कौन सा एलाइलिक बेंजाइलिक है, तो बल्ले बल्ले हो गए, एक नंबर ऐसे ही मिल गया। वरना एलाइलिक पोजीशन पे ये कर दो वो कर दो, उस पे भी आए हैं। ये वाला जो पोजीशन है डबल बॉन्ड के बगल में, ये वाला पोजीशन क्या है, ये वाला पोजीशन है एलाइलिक, और डबल बॉन्ड के ऊपर जो पोजीशन है उसको कहते हैं विनाइलिक, ठीक है, यस। अब क्या बताऊं मैं, अब बताओ, अब क्लोरीनेशन वगैरह थोड़ा सा देख लो, हेलोजिनेशन, ठीक है। अब इसमें हेलोजिनेशन में क्या है, सबसे ज्यादा क्लोरीन बदमाश आदमी है। क्लोरीनेन मतलब मैं क्या ही बताऊं भाई, मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था, मैं देख रहा हूं कि CH4 जो है, सुबह सुबह का एकदम माहौल है भाई, मतलब 5 बज रहे थे, CH4 एकदम मतलब शेरवानी पहन के आ रहा है खुशी खुशी। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, चरण स्पर्श के, मैंने आशीर्वाद, कहाँ जा रहे हो भाई शेरवानी पहन के, वो बोल रहा है तो आपको पता नहीं है, नहीं मैं अपना क्लोरीनेशन कराने जा रहा हूँ। बोला क्लोरीन के साथ, ऐसा क्या बात कर रहे हो, क्लोरीनेशन क्लोरीन के साथ ही तो करेंगे। मैंने कहा वैसे विजयी भव, आशीर्वाद है,
सुमंगल भव, लेकिन आपको पता तो है क्लोरीन का नेचर? क्लोरीन की सारी नेचर मुझे पता है सर। जेंजी जनरेशन है, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। ठीक है यार। तो क्लोरीन की नेचर कुछ ऐसी है कि इसने हल्का सा क्लोरीन एक्सेस में ले लिया, सारा का सारा CCl4 बन गया, सही है नहीं? और अगर इसको एक्सेस में ले लोगे तो ये बनेगा CH3Cl। तो सर ये कोई नई बात तो नहीं बताई, उस एग्जांपल का तो कोई फायदा हुआ नहीं, मैं बताता हूं। क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव और ब्रोमीन होता है बहुत ज्यादा सिलेक्टिव। मतलब अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि सर क्लोरीनेशन करूं या ब्रोमिनेशन, यू हैव टू गो विद ब्रोमिनेशन, अगर आप थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिव है भाई, किसी से भी मुंह नहीं मरवाता, सिलेक्टिव है। और ये क्लोरीन जो है बहुत रिएक्टिव है, किसी के साथ भी, आज इधर होता है उधर, ये हाल है क्लोरीन का भाई। और इसी पे ऐसा है, इसी पे एक वो है भाई, ध्यान से समझना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, आपके हिसाब से 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री वाला थोड़ा ज्यादा, 1 डिग्री वाला सबसे कम। मानते हो कि भैया अगर हेलोजिनेशन कराना है, फोटो हेलोजिनेशन, अगर आपको हेलोजिनेशन, इसको हम फोटो हेलोजिनेशन बोलते हैं, थोड़ा सा हीट में डालते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो रेडिकल के फॉर्म में टूटता है। इतनी बातें याद रखो। तो सर 3 डिग्री वाले अगर यहां पर कोई रेडिकल बना तो वो बेटर रेडिकल होगा देन 2 डिग्री रेडिकल, देन 1 डिग्री रेडिकल, इतना तो कॉमन सेंस है। लेकिन क्लोरीन का ये है, क्लोरीन का है कि 3 डिग्री पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो रिएक्टिव हो जाएगा। 3 डिग्री पे उसकी रिएक्टिविटी 4.5 है, 3.8 है, और फिर यहां पर 1 है, ठीक है, यहां पर 1 है। ब्रोमीन की 3 डिग्री के लिए 1600 है मेरे भाई, इसके लिए 80 है, इसके लिए 1 है। ये क्लोरीन के लिए और ये ब्रोमीन के लिए। अब मुझे नहीं पता ये सब चीज पूछी जाती है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं देखा, बट ये हमारी फील्ड में बड़ी बताई जाती है, मैंने बता दिया ऐसे ही कि यार ध्यान में रख लो। और फिर एक और सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल कि सर आयोडीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हम? क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आप कर रहे हो, आयोडीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? अब फ्लोरीन का भी इस्तेमाल नहीं करते, फ्लोरीन तो बेकार चीज है, बेकार है, वो फट जाता है वो। आयोडीन का इस्तेमाल इसलिए करते क्योंकि आयोडीन बहुत ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब यहां पर कीवर्ड क्या याद रखना है, इट इज हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब भाई खटाक से वो HI बनाएगा और वो वापस पे चला जाएगा। मतलब अगर रिएक्शन कैरी आउट करना है तो हमें इसमें HiO3 डालना होगा, HiO3 कहते हैं ना यार, यस, इसमें HiO3 डालना होगा ताकि ये इसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना दे, I2 बना दे। सही है या नहीं? ठीक है, सही है या नहीं? रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसको मैं HiO3 के प्रेजेंस में डालना है। इस पे सवाल आया था क्या डालना होगा, HiO3 क्यों? ताकि वो ऑक्सीडाइज करके उसे I2 बना दे, ताकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो, HI बना के, खत्म सवाल। और इससे बाहर का आपसे क्या ही पूछेगा वो। अब क्या पूछ सकता है, मैं देख लेता हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज रह गई है, सॉरी फॉर दैट, मैं बता नहीं पाया, मैं वो भी बता देता हूं आपको। चलो 2-3 चीजें रह गई हैं बस, ठीक है भाई। लंबा जा रहा है भाई, पता नहीं क्यों, मैं बहुत स्पीड में हूं, वैसे मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं भाई, याद रखिएगा आप। मैं तो यहां पे भाग रहा हूं क्योंकि कल आपका एग्जाम है। अब यहां पर ग्रिगनार्ड, अब आपको छोटी सी एक बात बताता हूं, छोटी सी, ज्यादा नहीं। हाँ, ये आपको कई बार कंफ्यूजन होता होगा कि सर ये जो NaOH है, ये सर ये बेस है कि ससुरी ये न्यूक्लियोफाइल है। हरदम से तो पढ़ते आए हैं कि भैया ये तो बेस है, बेस है, भाई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। आप बताओ तो भैया बेस कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? उसके लिए एक चार्ट बना रहा हूं, इसको चाट जाओ, दिमाग ही नहीं मत लगाओ। बेस 2 प्रकार के, एक होते हैं मॉडरेट बेस, ठीक ठाक, और एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल बताइए ना सर। मॉडरेट बेस के एग्जाम में थोड़ा सा एल्कोहलिक के OH, थोड़ा सा एल्कोहल के नशे में रहता है। OH माइनस, OH माइनस नहीं यार, OH माइनस नहीं होना चाहिए, RO माइनस, RO माइनस, ये सब मॉडरेट बेस है। क्या है? मॉडरेट बेस है, ठीक है। NaOH एल्कोहलिक NaOH भी हो सकता है। एल्कोहलिक मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा नशे में रहते हैं, ऐसा नहीं है। एल्कोहल के साथ रिएक्शन में आपको दिखेगा कोई ना कोई ROH आपको मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये मॉडरेट हुए। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल होता है बल्की वाले, ऐसे गेंडे की तरह, NH2 माइनस। ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं, याद रहेगा भाई। अब ध्यान देना भाई, एग्जांपल भी कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास या तो लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप हो सकता है, या तो गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है यार। या तो लिविंग ग्रुप पुअर हो सकता है या तो गुड हो सकता है। अब ये बेस की जगह क्या होगा? या तो पुअर हो सकता है या तो गुड हो सकता है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग बेस में देखते ही नहीं है।
अगर बेस है वो बेस मॉडरेट है, लीविंग ग्रुप भी तो आप क्या करोगे, डेल माइनस की स्टेबिलिटी देखोगे। ये क्या कर रहे हो बताता हूं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, लीविंग ग्रुप कैसा भी है, डेल माइनस की स्टेबिलिटी देखोगे। और अगर लीविंग ग्रुप बढ़िया है तो आप अल्कीन की स्टेबिलिटी देखोगे। समझ ही नहीं आया क्या कर रहे हो आप, मैं बताता हूं एक बढ़िया से एग्जांपल। पहले तो मैं ये बता दूं कि सर ये पुअर लिविंग ग्रुप होते कौन है। पुअर लिविंग ग्रुप होते कौन है? पुअर लिविंग ग्रुप का एग्जांपल है F माइनस, OH माइनस, RO माइनस, ठीक है, OR माइनस। ये सारे एग्जांपल है पुअर लिविंग ग्रुप के। अब मैं एक एग्जांपल कराता हूं आपको। ये इस एग्जांपल में अपने पास ये है फ्लोरीन और इसको हमने डाला EtO माइनस। अच्छा, अब ये EtO माइनस क्या है सर? EtO माइनस तो RO माइनस है, यानी क्या ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, सॉरी मॉडरेट बेस है। और क्या मुझे यहां पर फ्लोरीन दिख रहा है जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है, तो क्या मैं यहां पर डेल माइनस की स्टेबिलिटी देखूंगा? मतलब यहां पर ये सारी बात एलिमिनेशन की हो रही है भाई, ये सारी बात एलिमिनेशन की हो रही है भाई। तो अगर ये है फ्लोरीन, अब यहां पर एक हाइड्रोजन इसके पास है और यहां पर हाइड्रोजन है, अब कौन से हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्या करेंगे, कैसे एलिमिनेट होगा? मैंने क्या बोला, डेल माइनस की स्टेबिलिटी, कि सर ये वाले हाइड्रोजन को यहां से भी और यहां से भी, आ रही है बात समझ में? इस वाले हाइड्रोजन के पास ये जो डेल माइनस है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन इसको कोई देने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? इस हाइड्रोजन को कोई देने वाला नहीं है, लेकिन इसको डेल माइनस यहां से मिल रहा है। तो डेल माइनस स्टेबल कहां हुआ? यहां हुआ। मतलब यहां से हाइड्रोजन हटाओ, यहां से हटाओ, ये डबल बॉन्ड बनेगा। दिस विल बी योर प्रोडक्ट, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल, मुझे पता आपको समझ नहीं आएगा, अब यहां पर आप बताना। ये जो क्लोरीन होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्लोरीन मैंने क्या बताया था, क्लोरीन का कैरेक्टर कैसा है? लिविंग ग्रुप वाला कैरेक्टर, किसी को भी छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसको पता है कि मैं कहीं ना कहीं रास्ता जुगाड़ लूंगी। तो क्लोरीन को अगर मैंने मॉडरेट के साथ डाला, यानी गुड लिविंग ग्रुप के साथ डाल दिया मॉडरेट बेस को, तो ये देखेगा एल्कीन की स्टेबिलिटी। मतलब या तो यहां डबल बॉन्ड या तो यहां डबल बॉन्ड, लेकिन फायदा कहां है? डबल बॉन्ड अच्छा बनेगा कहां, आप बताओ? यही तो बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे और यहां पर इसको कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे? केवल और केवल 2। क्लियर है बात? इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तो। अब मैं एक छोटी सी चीज बताकर इस चैप्टर को यहां पर खत्म करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। सर बॉइलिंग पॉइंट, इस पे सवाल आया वो डायरेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट, बोर्ड्स को अपने अंडर दबा के रखो। मैं बता रहा हूं कि इस लेक्चर में आपने जितना भी देखा, अगर उसका आप 70% भी आपने अगर बचाया है ना, आप निकाल ले जाओगे इस चैप्टर से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसमें से काफी सारी चीजें अल्कोहल से भी लिंक्ड है। आगे की चैप्टर्स खटाक खटाक जाएंगी, चिंता मत करिए, इसमें थोड़ा सा मैंने टाइम दिया। बॉइलिंग पॉइंट आपको देखो डायरेक्टली कुछ चीजों के प्रोपोर्शनल होता है। आप समझिए कि सर कहीं ना कहीं अगर मेरा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो क्या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? भारी है साला, ज्यादा लग रहा है। सरफेस एरिया इतना बड़ा सा कोई चीज आ जाएगा, सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो सर कहीं ना कहीं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी ना यार। इतना बड़ा चीज आ गया और इतनी छोटी चीज है तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया। और वैसे ही सर ब्रांचिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, नहीं? अगर छोटी सी चीज है, छोटा चीज को बॉइल करने में ज्यादा नहीं लगेगा, ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी, उल्टा कह दिया क्या मैंने यार? उल्टा कह दिया शायद, नहीं। देखो अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल सब कुछ लिख के लाया हूं भाई। अब इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट इसका कंपेयर करना है। आप बताओ, आप बोलोगे सर सरफेस एरिया इसका ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इसका ब्रांचिंग इसका ज्यादा है। ब्रांचिंग मतलब ज्यादा शाखाएं मतलब ज्यादा छोटा, ब्रांचिंग ज्यादा मतलब ज्यादा शाखाएं ज्यादा छोटा, मतलब ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। खत्म कंफ्यूजन। यहीं पे चैप्टर खत्म करते हैं और खड़ाक से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अगर ये छोटा वीडियो होगा तो मैं सारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक ही में समराइज कर दूंगा, और थोड़े लंबे आ रहे होंगे तो यार अलग इंडिविजुअल है। अब स्पीड में भगाकर देखते रहिए, आते हैं दूसरे वीडियो में। चलिए फिर जल्दी से अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर को निपटाया जाए। एक छोटी सी ये लिख दिया मैंने भाई कि ये एनीसोल कहते हैं इसे, ठीक है, इसको एनीसोल कहते हैं। अच्छा शुरू करते हैं। PYQ में बहुत बार मैंने देखा तो उसके लिए बोल दिया। अच्छा सबसे पहले आप समझिए कि कुछ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हमारे पास। 5 रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, फिर हमारे पास है B2H6, फिर हमारे पास है डाइबल H, फिर हमारे पास है कौन सा, जल्दी NaBH4, फिर हमारे पास है कौन सा H2 निकल, या फिर PD भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये सारे क्या करते हैं, ये H- देते हैं सर, ये H- देते हैं। और इसमें आपको 2 को ध्यान में रखना है,
ये भी याद कराए तो इसको आप इसको कुछ एक करके एक नाम होता है यार, थोड़ा सा भूल गया, SBH, यस, इसको SBH करके भी कई बार लिखेगा। अब इन दोनों को याद रखना है कि डाइबोल H और ना BH4, डाइबोल H ना BH4, ये केवल एक हाइड्रोजन देता है और ना BH4 के थोड़े से नखड़े हैं। ये किसको किसको रिड्यूस करेगा, मैं बताऊंगा रिड्यूस का मतलब क्या होता है। ये किसको किसको रिड्यूस करेगा, ये केवल कीटोन को रिड्यूस करेगा, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, ये C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा, ये C डबल बॉन्ड N को रिड्यूस करता है। क्लियर है क्या? अच्छा, और फिर अगर कोई पूछ दे कि सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो B2H6। बाकी ये चीज आपके सामने। अब एक एग्जांपल करवाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि रिड्यूस इन द सेंस क्या करते हैं। आगे हम एग्जांपल कर लेंगे यार, फिर आप समझो कि ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग का मतलब समझ गए। रिड्यूसिंग का मतलब जैसे डबल बॉन्ड O है ना, रिड्यूसिंग का मतलब होगा कि जैसे डबल बॉन्ड O है तो रिड्यूसिंग का मतलब होगा CH और OH, खत्म कहानी। मतलब ये बॉन्ड टूटा और एक हाइड्रोजन दे दो, यही होता है रिड्यूसिंग। अब ऑक्सीडेशन का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है रियल मतलब। अब ऑक्सीडेशन, अब हाँ हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, KMNO4 होगा हमारे पास एक, फिर हमारे पास एक होगा K2Cr2O7, फिर हमारे पास एक होगा KMNO4 हो गया, K2Cr2O7, CrO3 H2SO4 के अंदर, ये सारे हमारे पास कौन है, ऑक्सीडेशन एजेंट है। अब एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने, हमारे पास है RCOH H और H। अब इसको अगर मैंने KMNO4 में डाल दिया, फिर K2Cr2O4 में डाल दिया, O7 में डाल दिया, ठीक है, तो मेरे भाई ये क्या करेगा, कार्बन जिस OH से जो कार्बन लगा हुआ है इसका ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर दो OH के साथ, तो इसको कहते हैं क्या कि भैया रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब एक कार्बन पर केमिस्ट्री में दो OH नहीं हो सकते, दो OH लेके घूमेगा, यहां से आपको निकालना होता है जल, और इस जल को निकालने के बाद रह जाता है डबल बॉन्ड O। क्या ये बात क्लियर है? और अगर अपने पास KMNO4 है, अगर अपने पास KMNO4 या फिर K2Cr2O7 है, तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज, इसको भी नहीं छोड़ते, इस हाइड्रोजन को भी OH में बदल देते हैं और ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है या नहीं? ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यही खासियत होती है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? अब एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं, अब ध्यान देना। अब अपने पास एक एग्जांपल है कि सर अगर मान लो एक ऐसा मेरे पास OH है जहां पर सर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब एक ऐसा कार्बन है जो जिसका हाइड्रोजन नहीं है। अब मैंने कहा कि सर इसको मुझे ऑक्सीडाइज करना है, ना 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 मैं इसको ऑक्सीडाइज करके रहूंगा। अब क्या करे भाई? तो अब ये सारी चीजें फेल हो जाएंगी। अब आपको डालना होगा कॉपर, खूब टेम्परेचर बढ़ाओ और खूब प्रेशर बढ़ाओ, खूब प्रेशर दो साले को। अब खूब प्रेशर देने से जानते हो क्या होगा? अब यहां पर बन जाएगा अपने पास ये बन जाएगा भाई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसको बस रट लो यार, इसको बस रट लो। अब मैं बताता हूं आपको और क्या चीज आपको देख सकते हो। फिर एक ग्रिगनार्ड की रिएक्शन देखो यार, लास्ट मिनट रिवीजन है, ठीक है, हर एक चीज मैं नोट्स में लिख के लाया हूं, जो आपके PYQ में 10 साल में पूछा हुआ है, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। RC डबल बॉन्ड O R और RC डबल बॉन्ड O कोई लिविंग ग्रुप, कोई एक लिविंग ग्रुप। अच्छा, अब ग्रिगनार्ड में डाल दे। ग्रिगनार्ड आपको पता होगा RMgX होता है, ग्रिगनार्ड आपको पता होगा RMgX होता है। अब पूरी कहानी को शुरू करने से पहले एक और कहानी मैं बता देता हूं, जिससे आपको पूरी केमिस्ट्री में फील आएगा कि सर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है ना, या फिर कोई भी, ग्रिगनार्ड इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? डेल माइनस, जिसके पास वो न्यूक्लियोफाइल है, और इसके पास 2 डेल प्लस। सही है नहीं? कोई भी न्यूक्लियोफाइल की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि भैया वो एसिड बेस करवा ले, वो एसिड बेस करा ले। मतलब अगर उसको ऑप्शन मिले कि कहीं से हाइड्रोजन निकालने के बाद जो माइनस है वो स्टेबलाइज्ड है, तो वो वहीं कराएगा भाई। अगर वैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा जहां से माइनस स्टेबल है, तो वो पाई बॉन्ड पे अटैक करते हैं। वो भी नहीं है तो डेल्टा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड डबल। अच्छा ठीक है, तो RMgX में ये इस पे अटैक करता है, ये माइनस गया इधर, ध्यान से सुनना क्या होगा सर, RCO माइनस, यहां पर R आ गया और यहां पर R आ गया, तो ऊपर से इसको थोड़ा सा पानी डाल दो, ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दो, तो ये OH इसको मिल जाएगा, खत्म कहानी। मतलब सर हमने कीटोन से क्या बना लिया? OH, जो आपको चाहिए। अगर इसको इसमें डालेंगे तो देखने की इंटरेस्टिंग चीज होगी, O माइनस, यहां पर R जुड़ गया, यहां पर लिविंग ग्रुप है। अब यहां पर ये H लेके चुपचाप नहीं रहेगा, ये क्या करेगा? ले भाई, वापस आएगा और लात मार के ये लिविंग ग्रुप को भगा दिया। मतलब RC डबल बॉन्ड O और R बन गया, फिर से कीटोन बन गया। अब क्या होगा? ये फिर से अटैक करेगा, फिर से अटैक किया, फिर माइनस गया। अब देखो RCO माइनस, यहां पर R, यहां पर R, अब इसको H दे दो, मतलब लो भैया फिर से वही प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
अच्छा KMNO4 K2CR2O7। अच्छा फिर ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, एल्कोहल फिनॉल चैप्टर में मैक्सिमम चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दी थी, इसमें जो बता रहा हूँ बस उतना ही है भाई, और कुछ नहीं है। फिर एक और चीज़ छोटी सी याद रख सकती हो कि ये जो MnO2 है दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 जो है KMNO4, अच्छा हाँ, MnO2 जो है दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक, केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब डबल बॉन्ड के बगल में जो H होगा, जो कार्बन होगा उसके पास जो H होगा, उसको केवल वो क्या करे। अरे यार एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल कर लो, दिमाग खराब किया है। ये लो भैया एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये OH है, फिर ये डबल बॉन्ड है, खट खट OH, खट खट OH, खट, ये लो भाई। मतलब सर इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई यहां पर इसके पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये इनमें से किसी एक को ऑक्सीडाइज करेगा, तो लो भैया इसको रिमूव करेगा। अच्छा फिर यहां पर एक हाइड्रोजन है तो इसको करेगा, लेकिन इसको इसके बगल में यहां पर कोई, इसको कोई कुछ नहीं करेगा, मतलब केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक वाले को, मतलब इसको रिमूव करके OH और इसको रिमूव करके OH हो जाएगा यहां पर, ठीक है। बाकी आप समझदार है, संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है यार, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बताता हूं फिनॉल के बनाने का तरीका, और यहां पर सवाल आए हैं काफी सारे, इस सेगमेंट से काफी सारे सवाल आए हैं, ठीक है। फिनॉल को बनाने का तरीका, सबसे पहला तरीका होता है डाउस प्रोसेस, फिर तरीका होता है क्यूमीन, फिर तरीका होता है देखो यार नाम ही तो भूल जाता हूं मैं, सल्फोनेशन कहते हैं क्या, अरे यार नाम ही नहीं ध्यान में रहता यार, हाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लो भैया बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और फिर डायज़ो की मदद से। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, अपन यहां पर क्लोरीन लेके बैठे हैं, हम क्या करते हैं, लो भैया यहां पर NaOH डालो, खूब हीट करो, खूब हीट करो साले को, NaOH डालो, खूब हीट करो, और खूब हीट करोगे और हल्का सा एसिड डाल दोगे तो लो भैया फिनॉल बन के तैयार है। और पीछे वाले ध्यान में रहे, ये फिनॉल अल्कोहल नहीं होता, धोखे में मत जाना। क्यूमीन डायरेक्टली याद रखिए, इस ऐसा कुछ दिख जाए दिस इज क्यूमीन, इसको मैं अगर मैं O2 और हीट में डाल दूं, सनलाइट में डाल दूं, तो यहां पर मुझे फिनॉल मिलके तैयार हो जाएगा। फिर इसको अगर मैं H2SO4 में डालूं, तो या H2SO4 में नहीं, इसको मैंने ओलियम में डाला, तो ये हो जाएगा अपने पास H2SO4, सॉरी यार SO3H, और इस चीज को अगर मैं NaOH में डाल दूं, फिर से फिनॉल मिल गया। फिर डायज़ो से क्या करेंगे सर, डायज़ो से क्या करेंगे, अपने पास अगर HNO2 हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था HNO2 NOCl, HNO2 NOCl, NaNO3 Na2 प्लस HCl, इसमें अगर आप डालो किसी एक में डाल दो तो ये डायज़ो बनाता है N2 प्लस, और इसको NaOH में डाल दो खटाक से, इसको रिप्लेस करके ये बना देगा। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या, बताओ क्या मैं एकदम सही हूँ, एम आई राइट। अच्छा अब एक लास्ट चीज बता दूं इस चैप्टर का, सर ये तो 10 मिनट में चैप्टर, हाँ जी मैं आपको लास्ट मिनट रिवीजन भाई, एग्जाम से एक दिन पहले 10 मिनट पहले आपको क्या चाहिए, अब मैं बताता हूं। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 2 ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट्स आएंगी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 2 मेजर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसपे ऑर्थो आपका मिलेगा, और उन दोनों का नाम है, एक का नाम है कोल्बी रिएक्शन, कोल्बी कहते हैं, कोल्बी जो भी कह रहे हो, और एक रिएक्शन होता है हमारे पास राइमन टाइमन रिएक्शन, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों रिएक्शन आने वाले हैं, आपको मिलेगा, दोनों रिएक्शन आपको दिखेंगे। सर क्या होता है इसमें, थोड़ा सा बता देना है, इसमें क्या हो रहा है, अपने पास फिनॉल है, दोनों में अपने पास फिनॉल है, हमारा केवल केस डिफरेंट होगा, किसमें, ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट बनेगा भाई, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्टार बना लेंगे इस पे, क्योंकि इसमें सवाल आने वाला है। अब हम करते क्या है, एक में डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और एक में डालेंगे क्लोरोफॉर्म, मैं आपको याद करा दूंगा यहां पे सब कुछ, कैसे याद करें सर, राइमन टाइमन, नाम सोचकर ऐसा लग रहा है ना कि सर राइमन टाइमन है कुछ ऐसा, मतलब स्मगलिंग टाइप का, राइमन टाइमन भाई नाम मतलब चाइना का होगा, स्मगलर कोई है, तो स्मगलर जो है अपने पास क्या रखते हैं, क्लोरोफॉर्म रखते हैं मेरे भाई, दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म आप डाल दीजिए फिनॉल में, और यहां पर आपको ऑर्थो पैरा, ओम प्रकाश आपको पता, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो पे आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अब बात आई कि क्या मिलेगा सर,
बात आई कि क्या मिलेगा, दो चीज, एक में आपको CHO मिलेगा और दूसरे में आपको COOH मिलेगा। अब बताओ, अगर आपने हल्का सा पढ़ा हुआ है तो कौन सा कहां पर होगा? तो भाई चाइना है, तो क्या क्या भाई ये चाइना का आदमी है, तो चो से याद रखो, और ये COOH, सही है नहीं? यहां पर ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट, ऐसा थोड़ी है भाई कि ये पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन दिस विल द मेजर। यही दो रिएक्शन है, यहां पर CO2 NaOH के अंदर लेते हैं, बाकी H+ डालेंगे, ये सब देख लेना, लेकिन मेन प्रोडक्ट, मेन चीज आपको जो दिखेगी वो मैंने आपको बता दिया है भाई, ठीक है? रायमंड टाइमन रिएक्शन, और खत्म है ये चैप्टर, डन। इतना ही था इस चैप्टर में। हाँ जी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मैंने आपको बता दिया था, और कुछ नहीं है। एक और देख लो यार, एक और देख लो। अब देखो मेरा थोड़ी वो है, आपको कम बताना थोड़ी है। एस्टरिफिकेशन के लिए एक छोटा सा रिएक्शन अभी मैंने लिखा हुआ था, मैं भूल गया होता ना, बताना यहाँ पर क्या होगा भाई। एस्टर बन जाएगा। एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है COOR'। अब ये बनेगा, अब सोचो कैसे बन रहा होगा, अब आपको दिमाग लगाना है, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई इसमें, ठीक है? हो सकता है कि ये इस पे जाए, अटैक करे, O- जाए, फिर ये OH को हटा दे, बन गया खत्म। तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब कौन सा चैप्टर है भाई हमारे पास? अल्कोहल के बाद अब आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, ढंग से देखेंगे, ठीक है? लास्ट में रिविजन नहीं है, मैं आपको कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पहले ही बता रहा हूँ। चलो, सबसे पहले जो आपको रिएक्शन मिलेगी उस रिएक्शन का नाम है, सबसे पहले हम मेथड ऑफ, अरे भाई उल्टा हो गया, तो बस सब कुछ मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है? मैं क्यों झूठ बोलूँ। रोजेनमुंड रिडक्शन, सबसे पहला जो आपको है रोजेनमुंड रिडक्शन। अब देखो नाम ही इसका ऐसा है, आप क्या कर रहे हैं कि RCOOX, आप क्या करोगे, इसको H2 निकल या फिर PD में आप डालो, H2 निकल PD में डालो, और इसको बेरियम सल्फेट में डाल दो। अब भाई हम बेरियम सल्फेट इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि ये होता है हमारे पास पॉइजन। पॉइजन मतलब, अब मैं बताता हूं इसका फायदा। सर हमने क्या डाला, H2 क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करता है, मतलब सर होगा क्या, यहां पर H और यहां पर H, बोलो, और फिर सर ये लीविंग ग्रुप है तो ये बैक अटैक करके वापस आएगा, तो C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। अब ये प्रोडक्ट हमने बना लिया, ये प्रोडक्ट हमने बना लिया, लो भैया ये प्रोडक्ट हमने बना लिया। तो ये प्रोडक्ट उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वो कार्बोनिल, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल बोलते हैं। सर ये पॉइजन क्यों लिया, क्योंकि अगर हम नहीं लेते, बेरियम सल्फेट नहीं लेते, तो ये फिर से आता, फिर से ये तो अल्कोहल बना लेता जो आपको चाहिए, लेकिन हमें तो वो चाहिए नहीं, हमें तो कार्बोनिल चाहिए। कार्बोनिल में क्या, ये एल्डिहाइड है। अच्छा, फिर आता है स्टीफन रिडक्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अमीन में जाके जुड़ेंगे भाई। स्टीफन रिडक्शन खत्म करते हैं इसे भाई, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप बहुत बड़ा बना रखे हैं, सारी चीजें मैं बोर्ड पे उतार दूंगा, आपको देखेगा यार इतनी तो चीजें हैं भाई गोल मिला के। स्टीफन रिडक्शन में हमारे पास RCN था। अब इसमें आपको याद करने का तरीका है, S से है तो SN। अब ये पहले 0 +2 और +4 इसके इतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, मतलब या तो वो 0 है तो +2 में जाएगा, और +2 है तो +4 में जाएगा, इतनी बात। और ये यहां से यहां जब जाता है तब रिडक्शन हो एक बार होती है, यहां से यहां बार जाता है तब एक बार रिडक्शन होती है। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं। मैंने क्या करा कि भैया इसको मैंने ले लिया SnCl2 के अंदर, मतलब सर ये +2 में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब +2 से +4 में जाएगा, यानी एक बार रिडक्शन करेगा। एक बार रिडक्शन का मतलब होता है ये हटाओ और इधर H और इधर H जोड़ दो। अब इसको मैंने डाल दिया पानी के अंदर, और पानी के अंदर डालने का मतलब होता है हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या कहता है सर, हाइड्रोलिसिस कहता है कि तोड़ो इसे, सीख लो भी हाइड्रोलिसिस कैसे कराते, तोड़ो इसे, और आपको H और OH देना है। सर H किसको दोगे, नाइट्रोजन को, OH किसको देगो, इसको। आ रही बात समझ में? सर कितनी बार, जितनी बॉन्ड तोड़नी है। सर 2 बॉन्ड तोड़नी है तो 2 बार हमने डाल दिया। सर H नाइट्रोजन को क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और OH O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसलिए कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव को दे दिया। मतलब सर RCOH और OH और NH3 हमें मिल गया। अब सर आपने बताया था कि ये हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा, पानी निकाल देते हैं, पानी अपन निकाल देते हैं, सही है, बोल दो सही है कहानी, खत्म। यही है स्टीफन रिडक्शन। अच्छा फिर क्या करें सर, अब एक और रिएक्शन का नाम है गटरमैन-कोच रिडक्शन। गटरमैन, इसको भी याद कर, सब कुछ याद हो जाएगा भाई, आपको बस ऐसे रटवा थोड़ी है, याद भी करा दूंगे हम, चिंता ना करें। सर गटरमैन, नाम ही गटर है इसका, तो गटरमैन-कोच रिडक्शन।
तो गटर से निकाले हुए फिनाइल, गटर से निकाले हुए बेंजीन को हम कॉच कर देंगे, यानी सर पे ताज लगा देंगे। सर पे किसका ताज लगा देंगे? चो का ताज, चो का ताज लगाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें करनी होगी मेहनत। याद होगा ये, मतलब गटरमैन रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? अब रिएक्टेंट ही तो पूरा सवाल संभालता है सर, तो वो तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन याद रखना AlCl3, मतलब बहुत बार आपको AlCl3 दिखे तो गटरमैन को याद करना है। COHCl दिख जाए, गटरमैन को याद कर लो। कॉपर क्लोराइड दिख जाए, गटरमैन को याद कर लो। अब ये तो याद करना होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई इसमें, ठीक है? हाँ, फिर क्या करें? फिर एक बात, एक और रिएक्शन है, मैं देख लेता हूं कौन सा आपको बताने लायक है। एक रिडक्शन ले लेते, एक रिएक्शन ले लेते हैं कि सर RC⋯O, इसको अगर मैं डालूं NaHSO4 में तो क्या होगा? ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना भाई। NaHSO4 का मतलब होता है SOO, अरे भाई ठीक है, NaHSO4 क्लियर है क्या? ठीक है, NaHSO4, HSO4 होगा। वहीं दिक्कत आ रही थी भाई, कई बार ना जल्दीबाजी में काफ़ी काम गड़बड़ हो जाता है। SO3 है ये, सल्फर 3 ऑक्सीजन, ध्यान से देखना 3 ऑक्सीजन, आपको भी पता है ये चीज़। S-, अब देख लेना अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो मैं भी देख लेता हूँ। S-OH, अच्छा S-OH है, लो भैया S- और OH, ठीक है, चलो यार हो जाता है। और यहाँ पर Na+ यहाँ पर है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा, इसमें आप समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर हल्का हल्का Del+ का टोपी दिख रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, फिर वो माइनस जाएगा, फिर वो जब माइनस गया तो कहीं ना कहीं RCO- को H कहीं से मिल जाएगा। चलो भाई मत दो अभी। और यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर आ गया आपके पास SO3H, और यहाँ पर कौन है? H है। तो ये अपना हाइड्रोजन खुद ही इसको दे देगा, क्योंकि इससे राइट साइड और मिल गया हमें प्रोडक्ट, ठीक है? आगे बढ़ते। दिस इज अ वाइट क्रिस्टल। फिर मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। हर चीज हम रिवाइज करते चल रहे हैं। अब इसमें अगर आपने एल्डिहाइड में हल्का सा अल्कोहल मिला दिया तो देखना क्या होगा। एल्डिहाइड में हल्का सा अल्कोहल मिला दो, देखना क्या होगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा भाई। क्या आप मानते हैं ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा? तो RC यहां पर OR, OH और H। क्या आप देख रहे हैं एक कार्बन पे OR है, OH है, और यहां पर CH है। तो क्या ये एल्डिहाइड से बना है? तो क्या मैं A से नाम लिखूंगा? तो इसको कहते हैं एसीटल। लेकिन क्या ये पूरा है? तो नहीं जी, तो इसको कहते हैं हेमी एसीटल। अगर पूरा का मतलब अगर ये OH के बदले OR होता तो इसको कहते हैं एसीटल केवल। लेकिन यहां पर बेशर्ते OH है, मतलब आधा है, तो हेमी एसीटल। और अगर ये H ना होता और यहां पर समथिंग R होता तो इसको हम कहते हैं कीटल। खत्म कहानी, ठीक है? आगे बढ़ो। फिर एडिशन वो नहीं। अब मैं यहां पर थोड़ा सा, यहां पर मैं मार खाता हूं क्योंकि मैं इसको आपको याद कराऊंगा। अगर आप इसे NH2Z में डालोगे, इसको याद कर लो कि सर ऐसा कुछ NH2Z में डाला तो COO को हटाओ और CN को लगाओ और Z को लगाओ, बस खत्म कहानी। फिर सर फिर मैं एक और आपको बताता हूं, एक और रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर। अब ये नेम रिएक्शन बड़े खतरनाक लगते हैं लेकिन सब आसान है, ध्यान से देखना। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर, याद कैसे रखे सर? वुल्फ है, खा जाता है, मतलब कहीं भी आपको ऐसा दिखे आपने डाल दिया इसे जिंक के अंदर, आपने जिंक आपने डालना है, जिंक Hg, तो ये इस डबल बॉन्ड को खा जाएगा। लो भाई, यही तो वुल्फ का काम है। इसको हम डाल सकते हैं N2 के साथ भी, N2H4 ऐसा कुछ होता है हमारे पास, N2H4, तो ये भी खा जाएगा। बस याद क्या रखना है कि ये जो है थोड़ा सा एसिड सेंसिटिव होता है सर। याद कैसे रखें? मेटल है, मेटल एसिड, और ये जो एसिड सेंसिटिव हो गए तो बाकी जो बचा वो बेस सेंसिटिव है। मैं उतनी ही बात बता रहा हूं जितना आपको एग्जाम में लिख के आना है, काम खत्म है भाई, ठीक है? एसिड सेंसिटिव, बेस सेंसिटिव। अच्छा, और फिर मैं आपको बताता हूं टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है? बहुत टफ नहीं है भाई, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं भाई, और सब कुछ लिख के आया, ऐसा तो दिमाग में खट 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 थोड़ी चल रहा है।
टॉलेंस टेस्ट, जिसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, टॉलेंस टेस्ट। अब इसके कुछ रिएजेंट होते हैं, उस रिएजेंट में एजी हरदम होगा, या तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाए, या तो इसका कोई एक कॉम्प्लेक्स हो जाए, या तो फिर से सिल्वर नाइट्रेट समथिंग हो जाए, उसका आयन हो जाए, सिल्वर के चीजें मिलेंगी। दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, होता क्या है सर, होता क्या, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं। सर कैसे करते हैं, आओ बताता हूं। टॉलेंस टेस्ट में ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि टॉलेंस टेस्ट देता कौन है। सारे के सारे एल्डिहाइड, सारे के सारे एल्डिहाइड आपके टॉलेंस टेस्ट को देंगे। सारे के सारे एल्डिहाइड, जहां भी आपको CHO दिख जाए, जैसे सर ये तो एसिड है, क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको एसिड भी दे सकता है सर, CHO दिखना चाहिए, ये वाली चीज दिखनी चाहिए, बस ये वाली चीज दिखनी चाहिए, ये एसिड हो कोई दिक्कत नहीं। और कौन देगा सर, जो CHO बनाने वाले हैं। अब ये क्या बात होगी यार, मैंने क्या बोला, सारे के सारे एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देंगे, सारे के सारे जहां भी CHO दिख जाए एल्डिहाइड टेस्ट देगा। जो CHO बनाने वाले हैं, अरे भाई अभी अभी हमने क्या देखा था, OR OH, हमने ये कुछ देखा था, याद करो, हेमी एसिटल हेमी कीटल ऐसा कुछ करके देखा था, याद कर बेटी, ओ याद करो जी हाँ। अब इसको अगर आप मेटल में डाल दोगे तो मेटल क्या करता है, इसको लेके भाग जाता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन चोर है, ये बैक अटैक खड़ा से भगाएगा, फिर से ये क्या CHO बन गया, तो CHO बन ही गया ना भाई। क्लियर है क्या, टॉलेंस टेस्ट कौन देगा, जो CHO है, CHO बनाने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल आवाज खराब हो गया भाई, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये क्या है, बाजू वाला कार्बन, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, मतलब ये भी टॉलेंस टेस्ट देगा, खत्म कहानी। इतने टॉलेंस टेस्ट देंगे। कौन टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, उस पे आ जाती है फेहलिंग टेस्ट, उस पे चीज आ जाती है फेहलिंग की। फेहलिंग में मतलब अगर आपके पास PHCHO है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर आपने, बेंजल्डिहाइड कहते हैं ना इसे, हाँ, तो बेंजल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो ये भैया चचा जो हैं, ये फेहलिंग टेस्ट नहीं देते, और बाकी सारी ये जो चीज हैं वो फेहलिंग टेस्ट देंगे। मतलब इसमें बस बेंजीन मत लगाइए, बेंजीन मत लगाइए, बात खत्म। सारे टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, बस इसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। और एक और टेस्ट होता है शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट टेस्ट बोलते हैं क्या पता नहीं, हैविंग CHO, बाकी सब नहीं देगा। जिसके पास CHO है, मतलब ये और ये फॉर्म वगैरह कुछ वो नहीं देखता, ये और ये, जिसके पास CHO है वो शिफ्ट टेस्ट देता है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, काम खत्म खत्म, ज्यादा बड़ा बनाना ही नहीं है भाई इस चीज को। अच्छा, और आगे आते हैं, और आगे चलते हैं भाई। एक चीज आती है पोपोफ रूल। क्या पोपोफ रूल, मजाक उड़ा रहे हैं क्या, अरे नहीं भाई, पोपोफ रूल। सर ये पोपोफ रूल क्या है, कि अगर जस्ट मान लीजिए कि हमारे पास कीटोन है और मैंने इसको डाला KMnO4 में। अब भैया KMnO4 में डालने का मतलब होता है कि मैं ये चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। स्किप कर लो यार। लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड पे जो O है उसके पास जो हाइड्रोजन है उसको OH में बदल दो, यही तो होता है भाई। लेकिन करेगा क्या, तो इसके लिए आपको सीखना होगा एक तरीका, इसके लिए आपको सीखना होगा एक तरीका। क्या तरीका है, इसका एक टॉटोमर आप बनाओ। टॉटोमेरिज्म कैसे करवाते हैं, कि इस कार्बन और इस कार्बन में क्या करेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन में क्या होगी, अदला बदली होगी, कि तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें H दूंगा, खत्म कहानी। इसका टॉटोमर इन दोनों कार्बन में होगा, क्या याद नहीं करना, बस ऐसे समझ जाओ, तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें H दूंगा, खत्म कहानी। अब ये आने के बाद इसको आप क्या कर दो, तोड़ दो। मतलब इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इधर OH है, इधर डबल बॉन्ड O है, दिए दो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ये है पोपोफ रूल। आगे बढ़े, बोलो, आगे बढ़ जाते हैं।
अब क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ऑक्सीडेंट ऑफ एल्डिहाइड। ओके, मुझे पढ़ाना चाहिए आपको या नहीं? हाँ जी, थोड़ा सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए कि सर अगर अपने पास साइनाइड है, इसको मैं अगर हाइड्रोलिसिस कर दूं, इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सर हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं? OHH OHH OHH, बस आप देख लेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन के तैयार है। फिर सर अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड ले लूं, एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। सर एसिड एनहाइड्राइड का मतलब पानी की कमी, यानी पानी निकाल देना यहाँ से, और पानी निकाल दोगे तो ये चीज़ हट जाएगी, और ये चीज़ हट जाएगी तो OCH3 यहाँ पर, ये यहाँ पर बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसको अगर मैं एसिड में डाल दूँ और थोड़ा सा पानी में डाल दूँ, मतलब हाइड्रोलिसिस में कर दूँ, तो तोड़ो यहाँ से, खड़ाक से तोड़ो, ये वाला खड़ाक से तोड़ो, और खड़ाक से तोड़ने के बाद इसे H दे दो, इसे OH दे दो, ये लो कार्बोक्सिलिक एसिड बन के तैयार है। फिर और थोड़ा सा बताओ, रिएक्शन विद अमोनिया, एक अमोनिया के साथ रिएक्शन आता है, ठीक है। मैंने 2 बार ये सवाल लिखा है, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे, मतलब मैंने सारे सवाल लिखे यहाँ पे, ठीक है, जो पूछे हैं जिस टॉपिक से। अब रिएक्शन विद अमोनिया, मतलब कोई अगर मांगे कि नोट्स दे दो, तो ये नोट्स क्या ही करोगे आप, यहाँ पर सारे टॉपिक्स के सवाल लिखे हुए और रिएक्शन लिख दी गई है कि जो पूछा था भाई। तो ये अमोनिया अगर मैं डालूँ, आप देखो, आप दिमाग लगाओ कि सर अमोनिया तो एक बेस होता है ना यार, अमोनिया एक बेस है, और मैंने बताया था कि कोई भी बेस हो, कुछ भी हो, सबसे पहले तो उसे देखना है कि हाइड्रोजन इसको मिल रहा है, हाइड्रोजन चुरा के भाग गया, हाइड्रोजन वो चुरा के भाग गया भाई, अब क्या करोगे? अब दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन चुरा के भाग जाएगा, तो अगर वो हाइड्रोजन चुरा के भाग जाएगा तो ये हो जाएगा NH4+। अब क्या होगा? अब इसको मैं क्या करूंगा कि भैया मैं इसको करूंगा हीट, लो भी मैं गर्म करूंगा, इसे गर्म करूंगा तो थोड़ा सा वेपर निकल जाएगा पानी का, तो वेपर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा कुछ बन जाएगा ऐसा, H2O निकल गया, NH2 बन जाएगा शायद, ये बन जाएगा ऐसा, ये है भाई, समझ में आ रही है बात? हाँ, मतलब सर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल चीज नहीं है ये। अच्छा, और फिर एक सवाल आते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, एक सवाल देखो रैंडम में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, रिवीजन है, तभी तो आप रैंडमली कोई भी चीज ऐसे खटखट क्लिक करोगे। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने एक चीज निकालता, कलकाओ, कैसे देखे सर? कलकाओ मतलब सर ये C से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ऐसे समझ में आ रही है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन, मतलब अगर आ जाए तो आप कंपेयर कर लेना, और आया था सब, तभी तो मैं पूछ रहा हूं भाई, तभी तो मैंने लिखा है, ठीक है। देन वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें अब हम 3 इस चैप्टर की एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कितने नंबर का होता है सर? 8 नंबर का सवाल आता है इस चैप्टर से, लिखित है, 4 नंबर यहीं से बनते हैं जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं। अरे भैया पहले पढ़ा देना था, अरे भाई व्यू भी तो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन आपको, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता था, बहुत अच्छे से मक्खन क्लियर कराऊंगा भाई। और जिसमें भी कंफ्यूजन होता है ना, आमने सामने लिख लेंगे और देख लेंगे कहां पर क्या दिक्कत है। मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ था इस रिएक्शन में भाई, एल्डोल कंडेंसेशन, हर बार मतलब मैं भूल जाता था यार, मतलब इन दोनों को मैं कोल रिलेट कर देता था, इसका इसमें कैसे होगा, अब क्लियर हो जाएगा बहुत ध्यान से। कैनिजारो, और काफी सारे आपने मिथ्स बना रखे होंगे, वो भी तोड़ूंगा मैं, और आप भरोसा रखिए ये जो चीज बता रहा हूं एकदम ऑथेंटिक, एकदम सही है, लगा के देख लेना। कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। एल्डोल कंडेंसेशन, अब मैं एक छोटी सी एक वो लिखूंगा आपके सामने, छोटा सा आपको समझाने के लिए कि सर मैंने एक कीटोन लिया और इसको मैंने डाला कि सर NaOH में डालो। पहले समझो कि दिक्कत है कहां, कि सर हम जानते हैं, हमारा बेसिक बुद्धि कहता है कि OH- जाएगा, इस पे अटैक कराएगा, O- लाएगा, ध्यान से देख, O- गया, यहां पर OH आ गया। अब आपको भी पता है कि अगर मैं अगर मैंने H+ नहीं रखा है, तो ये चुपचाप OH लेके बैठने वाला है नहीं, O- क्या करेगा, वापस पीछे जाएगा, वापस बैक अटैक करेगा, लेकिन अब निकलेगा कौन? यहां पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना भाई, क्या यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो निकलेगा फिर से कौन? OH, निकलेगा कौन? OH, तो फिर से रिएक्शन जहां से शुरू हुई वहीं पे चले गई भैया, OH आया, फिर ऑक्सीजन ने लात मार के उसे भगा दिया, वही तो हो रहा है भाई। तो उसीलिए जब हमें दिखा कि भैया ये चीज नहीं हो पा रही, ठीक है, मैं तो एकदम भाई कॉन्सेप्ट से चलता हूं, मतलब जिस प्रकार से आप ये जो कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म आप लेके जाओगे ना,
तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एल्डोल कंडेंसेशन याद करके नहीं जाओगे, आप देखोगे कि भाई OH माइनस मैंने जब मारा, जब बैक अटैक इसने किया, भाई अब निकलेगा कौन, निकलेगा भाई CH3 तो निकाल नहीं लोगे आप, इट इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप तो OH माइनस ही है, भले बेकार हो, तो फिर से रिएक्शन तो पीछे चली गई, तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक नई रिएक्शन चीज आती है, OH माइनस कहता है कि भैया बेस तो मैं हूं ही, यहां पर मुझे हाइड्रोजन दिख रहे हैं 3 नन्हे मुन्ने, नजर गंदी थी इसकी, इनके ऊपर गई और यहां से ये एक हाइड्रोजन लेके भाग गया, एक हाइड्रोजन लेके वो भाग गया, यहां पर बन गया माइनस। और हुआ क्या कि ये चीज एक ही थोड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, ये माइनस ये खुद ही के ऊपर इसने अटैक किया और एक प्रोडक्ट बन गया। लो भैया बना देते हैं, खुद भी अटैक किया और यहां पर माइनस आ गया, ध्यान से सुन रहे हो ना, वो माइनस इसने इसके ऊपर अटैक किया है, इसने इसके ऊपर अटैक किया, मैंने बना दिया, लो भैया बात खत्म। अब इस माइनस को कहीं से एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, और फिर अगर लिखा है कि भैया हमने हीट डाला हुआ है, तो हीट डाला हुआ है तो काम खत्म है ना, हीट डाला हुआ है तो निकाल लेना, पानी कहीं से निकाल लेना भाई, आपको H2O निकालना है। तो यहां से भी, ठीक है, क्लियर है क्या बात? ये इस पे अटैक करता है, मैं देख रहा हूं कि मैंने सही बनाया है नहीं, 1 2 1 2 3, अच्छा मैं थोड़ा गलती हो गया यार, थोड़ा गलत हो गया। OH माइनस जब यहाँ पे अटैक करता है तो एक बॉन्ड के साथ बनता है ना, सॉरी फॉर दैट, ये है, दो तो है, 2 पैर हैं इसके, वेरी गुड, ये है डबल बॉन्ड है, इसने इसके ऊपर अटैक करके एक नया बॉन्ड बनाया है यहाँ पे OH। अब क्लियर है क्या, अब क्लियर है क्या? और फिर अगर हीट करोगे तो ये पानी यहां से निकल जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहे। चलो भाई फ्रेश एक नया एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल, और कैनिजारो भी इसी में क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं रुक गया था, चलो अब देखो मैंने क्या कहा भैया, CH3 COO CH3 और CH3 CHO। अब इसका भी एग्जांपल मैं लिख लेता हूं यहीं पे, इसका भी क्या है भैया, यहां पे HCOO HCH, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, लो भैया ये खत्म है। इसको मैं किस में डाल रहा हूं सर, NaOH में, इसको मैं किस में डाल रहा हूं सर, NaOH ही ले रहे हैं ना, ध्यान से हर एक चीज NaOH, ठीक है। और इसको थोड़ा सा NaOH हम लेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा NaOH, ठीक है, NaOH कुछ कंसंट्रेशन इसका गाढ़ा ले लेंगे। अब ध्यान देना, दोनों रिएक्शन एक ही बार में क्लियर, जो भी कंफ्यूजन आपको होता है सब क्लियर हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनते रहना भाई। एल्डोल कंडेंसेशन में ये है एक क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो यूट्यूब पे चलते, मैं भाई मैकेनिज्म से जाता हूं, मुझे ट्रिक पता नहीं भाई क्या होती है। आपको देखना है एल्डोल कंडेंसेशन में डोंट सी कार्बो एनायन स्टेबिलिटी। लोग मार कहां खा जाते हैं, वो कहते हैं कि इस हाइड्रोजन को हटा दो, इसको यहां अरे भैया ये तो गलती हो गया, क्या मैंने सही लिखा है, CH3 CHO, हाँ, वो कहते हैं कि इस हाइड्रोजन को हटा दो और ये जो माइनस है वो बढ़िया स्टेबल है, और फिर ये इस पे अटैक करेगा। अरे डैश कहीं के यार, आप समझ रहे हैं, अगर आप यहां से इस H को हटाओगे, यहां माइनस बनाओगे, इतना बड़ा ग्रुप क्या इधर कभी अटैक कर पाएगा? बल्कि ग्रुप है ना भाई। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में आपको देखना है कि कौन सा वाला किस पे अटैक करना बेहद आसान है। मतलब NaOH को आप भेजोगे इसके पास और यहां से आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन चुरवा लोगे और ये माइनस बनेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जाएगा और इस पे अटैक कराएगा, ले भाई, और ये माइनस इधर गया। समझ में आ रही है बात? अब मैं बनाता हूं हुआ क्या यहां पे, सर कार्बन है, O माइनस है, H है, CH3 है, देख रहे हो, और यहां पर किसने अटैक किया, इसने, किसने, कार्बन है, और कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, डबल बॉन्ड O CH3, इसने किसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर, लो भैया CH2। ये चीज हमारे पास बन के तैयार होगी। अब वो माइनस है तो इसको H दे दो भाई, H प्लस कहीं से, और फिर जहां पर बढ़िया एक डबल बॉन्ड बने, अगर हीट दे दिया है तो हीट दे दिया, तो यहां से आप इसको पानी निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो, काम खत्म है। ये काम खत्म है ना, बोलो, काम खत्म, वेरी गुड। अब कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो में होता है क्या, यहीं पे मार खाते हो कैनिजारो में। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर रहा था भाई, मुझे आपका नहीं पता, कैनिजारो में इसी कॉन्सेप्ट को सीखकर मैंने क्या करा कि मैंने
देखा कि भैया इसके ऊपर से माइनस हटा देते हैं, इसके ऊपर से हाइड्रोजन हटा देते हैं और इसको इस पे अटैक करा देते हैं। अरे भाई महाडैश पंथी हमने वहीं से शुरू की। कैनिज़ारो में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा ना भाई। कैनिज़ारो में होता क्या है आप बताओ। कैनिज़ारो में होता क्या है कि OH माइनस वहां जाते हैं जहां जाना आसान हो। OH माइनस वहां अटैक करेगा जहां अटैक करना आसान हो, अल्फा हाइड्रोजन। व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट देयर तो OH माइनस यहां जाएगा, अटैक कराएगा, तो HCO माइनस और यहां OH और यहां H। अब ये वापस आएगा और इसको भगाएगा। समझ में आ रही है बात? इसको भगाएगा तो HC डबल बॉन्ड OH, ये लो भैया एसिड बन गया। ये लो भैया एसिड बन गया। ये इस पे गया, इसने H को भगाया, एसिड बन गया। और ये जो H यहां से भागा 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 यहां दौड़ के आ गया भाई, यहां दौड़ के आ गया भाई, मतलब CO माइनस H2। अब O माइनस को आप एक हाइड्रोजन दे दो, काम खत्म। O माइनस को आप एक हाइड्रोजन दे दो, काम खत्म। क्लियर है क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसी में एक आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन भी दिखता है। हेलोफॉर्म में बस इतना याद रखो यार, हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म ऐसे। और आपको ये दिखेगा, आपको कहीं भी अगर ऐसा खाली दिख जाए मिथाइल, आपको कहीं भी खाली मिथाइल दिख जाए, आप याद रखिए इसके बदले यहां पर क्या है, CH3 है, आप इसके बदले यहां पर CHCl3 बना दो, CHX3। CHCl3 मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म याद रहेगा। और फिर इस चीज के बदले यहां पर O माइनस चिपका दो, ये रट लो, ये रट लो। क्लियर है? क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा पेचीदा पड़ जाता है। ठीक है, इतना बस आपको ध्यान में रखना है, इतना बस आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप समझदार हैं कि इस जरूरी नहीं है कि यही हो, यहां पर OH भी हो सकता है। लो भैया ये कैसी बात कर दी आपने, लो भैया ये कैसी बात कर दी। अरे भाई OH होगा, इसको KMnO4 में डालेंगे तो यहां का हाइड्रोजन OH में बदल जाएगा, फिर वही मिल जाएगा आपको। जरूरी भी नहीं है, यहां पर आपका X भी हो सकता है, क्योंकि इसको अगर NaOH में डालोगे तो यहां पे बैक अटैक करके यहां पर फिर से OH आ सकता है। कोई भी चीजें हो सकती हैं। एंड एट द एंड वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। देख लेता हूं कितना टाइम हो रहा है। 40 मिनट हो गए, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटो। अब अपने पास लास्ट चैप्टर एक बचता है जो कि है अमाइंस। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अमाइंस चैप्टर को भी देख लेते हैं। 2 मिनट रुकना यार, पानी पी लेने दो। चलो भाई ध्यान से देखना, ठीक है, आवाज़ शायद आ रही होगी आपको। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने टाइम में बना लिया इसे। ठीक है, आपका टाइम बचे। एक चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें मतलब अमीन चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है यार, निपटा देंगे ना, चिंता मत करिए आप। एक्चुअली ये 6 तरीके होते हैं अमीन बनाने के, आपके सिलेबस में इतने ही और सब याद हो जाएगा भाई। और इसमें भी आपको देखो टेंशन, मतलब केवल इसको और इसको याद करने में कष्ट होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड इसको ही देख ले, जिसमें कष्ट है उसी को सबसे पहले निपटाओ साला। जहां भी आपको अब ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं, अरे भाई ये जो चीज को इसको कहते हैं अमाइड, इस चीज को हम कहते हैं अमाइड। ठीक है यार, जो भी कहते हैं। अगर इसको मैं ब्रोमीन और KOH या फिर NOH में ले लूं, याद रखिएगा इसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। एक नेम्ड रिएक्शन है ये। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन क्या पता नहीं क्या हलवा है साला, हवा बना दिया मार्केट में, नेम्ड रिएक्शन, ऑल नेम्ड रिएक्शन। अबे भाई देखना, ये है आपको करना क्या है, जब भी इसमें डालोगे तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, मतलब RNH2 बन जाएगा। लो भैया ये क्या कर दिया आपने, मतलब ये पूरे को खा जाना है। मतलब सर अगर फिनाइल भी हुआ यहां पर तो भी सेम काम क्या हम करेंगे, इसको खा जाएंगे। जी हां, खा जाइए ना, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हॉफमैन डिग्रेडेशन वाला क्लियर है क्या? क्या मैं इसको धीरे से मिटा सकता हूं क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन डन है क्या? अच्छा आगे बढ़ो सर। ये थोड़ा समझा दो। ये मेटल एसिड लिख रखा है आपने, देख भाई मेटल एसिड मतलब क्या हुआ। मैंने आपको स्टीफन रिडक्शन आपने अगर पढ़ा हो, इसी लेक्चर में पढ़ाया था, तो हम क्या कर सकते हैं कि SnHCl ले लो। SnHCl अगर मैं लूंगा, SnHCl अगर मैं लेता हूं तो सर ये एक बार +2 में जाएगा, फिर +4 में जाएगा, 2 बार, यानी 2 बार ये रिड्यूस होगा। तो इसको रिड्यूस करने का 2 बार तरीका, यानी 2 बॉन्ड हटाओ, H2 और H2 डालो, तो क्या ये अमीन बन गया? हाँ या ना? अच्छा सर ये जरूरी थोड़ी है केवल हम यही लें, इसको साइनाइड कहते हैं ना, या जो भी कहते हैं। तो मेटल एसिड आयरन को के साथ भी एसिड ले सकते हो। अरे भैया जरूरी थोड़ी है यही लो, आपको मैंने रिडक्शन के 5 तरीके बताए थे। ये वाला ले लो यार, H- जाएगा, यू करेगा। ये वाला ले लो यार, B2H6। अरे हाँ या ना, बहुत सारे तरीके हैं भाई। मेटल एसिड में लिख दिया तो लिख दिया। फिर ये क्या है भैया, ये क्या बला है, ये क्या कर दिया आपने? अरे भाई मेरे, फिर से ले ले यार, LiAH4, LiAlH4, सारी चीजें लिख ले भाई। वहां पे क्या करते हैं वो करते क्या है, वो H- जो है रिडक्शन हो जाता है। तो लो भैया ये बन गया अपने पास, लो भैया बन गया अपने पास। फिर आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, तो लो भैया ये तोड़ दो।
हाइड्रोलिसिस भी करा सकते, इट डिपेंड्स अपॉन यू ब्रो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस में आता है वैसे, बता दिया मैंने। अब ये अमोनिया को डायरेक्ट इसमें डालोगे तो क्या करेगा, जाएगा लात मार के भगाएगा, लो भैया RNH2 बन जाएगा, खत्म कहानी। बोलो फिर ये क्या करता है सर, ये मेटल एसिड फिर से आपने वो चीज लिख रखी है, हाँ भैया फिर से लिख सकिए, मतलब एक बार वो रिड्यूस करके इसको N डबल बॉन्ड O पे लाएगा, फिर एक बार रिड्यूस करके इसे वो NHOH पे लाएगा, ठीक है, एक बार रिड्यूस करके NHOH पे लाएगा, और फिर अगली बार में एक और बार रिड्यूस करके NH2 और पानी निकल जाएगा, लो भैया अमाइन बन गया, ठीक है। सारी तरीके क्लियर है क्या, हटा दूं, बहुत सही, आगे बढ़ो। अरे भैया ऊपर वाला तो बताया नहीं, बताता हूं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं गैब्रियर थैलीमाइड, गैब्रियर थैलीमाइड, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए सवाल, बस एक याद रखो, इसको हम NBS कहते हैं। क्या नाम होता है ध्यान नहीं, अपने को नहीं पता, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये सब क्या फायदा। इसमें आपको बस ये ध्यान देना है, कुछ भी ऐसा विकराल टाइप का दिखे और फिर आपको दिखे कि ये सब डाला जा रहा है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि सर इससे अपना 1 डिग्री अमीन बनता है और इसमें वैसा ही अमीन बनेगा जिसमें SN2 पॉसिबल हो। अब मैं बताता हूं कौन सा, मतलब सर ये वाले अमीन नहीं बन सकते हैं, ये वाले अमीन नहीं बन सकते हैं, ये वाले अमीन नहीं बन सकते हैं, जहां पर SN2 पॉसिबल हो वहीं वाले अमीन बनेंगे। केवल ये दो चीजें याद रखो, ऐसा विकराल सा कुछ आ जाए, गैब्रियल थैलेमाइड है। अच्छा, अब 1 डिग्री अगर बात छेड़ ही दी है तो पूरे अमीन चैप्टर में 1 डिग्री के केवल दो चीजें हैं, एक तो गैब्रियल थैलेमाइड और एक आपका आता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल, ये आपके उसमें भी बहुत पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी कार्बाइल अमाइन टेस्ट, लेकिन इसमें भी पूछा जा सकता है। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट याद रखना, इससे बनेगा रंसी, ठीक है, RNC, ठीक है, RCN नहीं, आप CN बनाते हो, इसलिए मैंने रंसी आपको एक याद कराने का तरीका बता दिया। इसमें आप अमीन को लोगे, इसमें आप कुछ कुछ डालोगे, आपको ये मिलेगा, गंदा सा स्मेल होगा। अब ये कुछ कुछ ही तो ध्यान में रखना है सर, क्या है ये कुछ कुछ जानते हो क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, ये भी याद करने का बहुत आसान तरीका है, क्लोरोफॉर्म है, KOH में क्लोरोफॉर्म डाल के मिला दो, खत्म कहानी, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये किसके लिए टेस्ट है सर, 1 डिग्री अमाइन के लिए, किसके लिए है, 1 डिग्री अमाइन के लिए, दिस इज अ टेस्ट। क्या ये कहानी खत्म है यार, क्या ये कहानी खत्म है, क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम कहाँ हैं, अब छोटी छोटी से चीज बचे हुए हैं, देख लेते हैं, वो भी वो इंपॉर्टेंट है भाई। सर कुछ अमीन की प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपका आने वाला है, बहुत बार पूछा हुआ है कि सर अपने पास अगर MENH2 है, NH2Me है, ये क्या कर रहे हो, अरे भाई मिथाइल NH2 है ना, ठीक है, मतलब NH2 के बदले में ये तो, अरे यार क्या, मैं तो ध्यान से देख, या तो CH3NH2 हो सकता है 1 डिग्री, या तो 2 बार और फिर एक H 2 डिग्री, या तो 3 डिग्री, यही हो सकता है ना भाई, बोल दे यार, या तो 3 डिग्री, या तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब हम बात करेंगे इसकी बेसिसिटी पे, इस पे सवाल आया है, बेसिसिटी का स्पेलिंग देख लेना यार, मुझे नहीं पता, बेसिसिटी। अब ये मिथाइल है, हो सकता है इथाइल हो, इन्हीं दोनों पे तो आता है, हो सकता है इथाइल हो सकता है इथाइल हो सकता है इथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। याद रखो कि सबसे पहले 2 डिग्री आएगा दोनों केस में, सबसे पहले 2 डिग्री आएगा, याद करने का तरीका देखो, सबसे पहले 2 डिग्री आएगा। अब क्या ये मिथाइल है, तो क्या ये छोटा सा है CH3, तो छोटा सा है तो 1 डिग्री बचा, तो 1 डिग्री फिर 3 डिग्री, सही है। और क्या ये इथाइल है, यानी 2 कार्बन है इसमें, क्या ये बड़ा वाला है, तो क्या 3 ज्यादा है बड़ा, ये आएगा, दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर। डायरेक्टली मैंने आपको याद करा दिया, इसको याद करके चले जाओ, काम खत्म। फिर सर और क्या, एक हिंसबर्ग टेस्ट है, वो भी ध्यान में दे दो, वो भी ध्यान में रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। हिंसबर्ग टेस्ट, अगर हिंसबर्ग टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। अरे चाचा आप सभी इंपॉर्टेंट बोल, अरे भाई इस नोट्स में वही चीज लिखी हुई है जो चीज पूछी गई है भाई, एक भी बाहर की कोई चीज ही मैंने नहीं बताई। हिंसबर्ग टेस्ट, RNH2, हाँ कुछ कुछ बाहर की भी थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ बता दी होगी, मैंने बताया नहीं, इसका अगर आप 70% आपके दिमाग में पच जाता है तो आप सही निकाल लोगे। हिंसबर्ग टेस्ट क्या है सर, हिंसबर्ग टेस्ट होता है सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए। 1 डिग्री वाला आपका रिएक्शन भी करेगा, 2 डिग्री वाला रिएक्शन भी करेगा, 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं करेगा। 1 डिग्री वाला सॉल्यूबल भी होगा, 2 डिग्री वाला इनसॉल्यूबल होगा, 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है।
तो सर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। सेम चीज में डालेंगे, आप पाएंगे कि सर ये जाएंगे, अटैक कराएंगे, फिर बैक अटैक करके क्लोरीन निकालेंगे। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं बना ही देता हूं, एक ही बनाऊंगा यार, बार बार फिर वही काम नहीं। एस डबल बॉन्ड ओ तो वहीं पर है, डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर कौन है, ओ हो। बेसिक से जाते हैं, इसको पहले मत हटाओ, इसको पहले मत हटाओ। तो फिनाइल आया, एस डबल बॉन्ड ओ, यहां पे एन H2, 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन ये डंप कर देता है, एक हाइड्रोजन भगा देता है। फिर O माइनस और यहाँ पर क्लोरीन है, O माइनस क्या करेगा, बैक अटैक करेगा, क्लोरीन भाग गया, तो ये आ गया भाई अपने पास डबल बॉन्ड O। क्या आप देख रहे हो, एक हाइड्रोजन है, तो क्या ये सॉल्युबल होगा पानी में? हाँ जी, एक हाइड्रोजन है तो ये पानी में सॉल्युबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा लेगा भाई। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि क्या पहले से ही एक हाइड्रोजन की कमी, यहां पर एक हाइड्रोजन ज्यादा था तो एक हाइड्रोजन गायब होगा, ये भी हाइड्रोजन गायब होगा, तो यहां पर केवल N दिखेगा, तो इट विल बी इनसॉल्युबल, लेकिन रिएक्शन करेगा। लेकिन ये इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये रिएक्शन ही नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट हिंसबर्ग टेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, कार्बन एलिमेंट टेस्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आखिरी कुछ चीजों पे। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, एक सेकंड बस रुकना, एक सेकंड, इसमें एक डायलॉग मैं बोलूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। तो बहुत आपको अच्छा लगेगा इस रिएक्शन के बारे में पढ़ने पे, आप ही के बारे में कुछ कुछ रिएक्शन है ये। हम लोग तो बस इसे पढ़ाते हैं, कोचेस नेवर प्ले द गेम, राइट। ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपके पास OH है और यहां पर PH N2 प्लस और Cl होगा। ये क्या कर रहे हो यार, अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको हटाओ, इसको अच्छे से लिखते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है कि कहीं भी अगर मैं ये डाल रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं एसिड है, और अगर ये कहीं ना कहीं एसिड है तो इसको बेस चाहिए, तो इसको हल्का सा स्लाइटली बेसिक मीडियम में मैं डालता हूं, और इस पे सवाल पूछ दिया है, MCQ में आएगा, खड़ाक से आप लिखो। करते क्या है सर, ये आपको भी पता है ना भाई। इसके अभी अगले पार्ट में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाँ वही सब, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, एरोमेटिक चीजें के बारे में बात करेंगे। तो सर यहां पर स्लाइटली बेसिक के चलते O माइनस ही हो जाता है, और O माइनस ऑर्थो और पैरा, इन तीनों को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो ऑर्थो में और पैरा में, पैरा इज ऑलवेज द मेजर प्रोडक्ट, तो ये कहाँ आके अटैक करता है, यहां पर अटैक करता है, तो ये चीज कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाती है यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, खत्म। ऑल राइट। अच्छा, फिर ये JEE मेंस का एक सवाल मैं करा देता हूं आपको। और ये चाचा ये क्या कर रहे हो, ये सवाल कर लो, काम खत्म है, ये सवाल बस कर लो, काम खत्म है। इस चीज को हम कहते हैं नेप्थेलॉन। ठीक है, नेप्थॉल कहते हैं इसे। JEE मेंस का सवाल है, सेम चीज हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब देखो मैं हल्का सा एक चीज बताता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना कि सर इससे अटैच्ड ये वाली जो चीज होती है इसको हम कहते हैं अल्फा, और ये वाली जो चीज होती है इसको कहते हैं बीटा। वेरी गुड, अल्फा आपने हरदम पढ़ा है भाई, एनिमल मूवी देख के आओगे, अल्फा ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा। अब इसके लिए ऑर्थो पोजीशन कौन सा है, तो सर ऑर्थो ये है और पैरा ये है, मतलब पैरा विल बी द मेजर या फिर ऑर्थो विल बी द मेजर, आप बताओ। पैरा विल बी द मेजर या फिर एक 2 3 4 5, पैरा विल बी द मेजर या फिर ऑर्थो विल बी द मेजर। आपको भी पता है चचा, आपको भी पता है मेजर तो सर पैरा ही आता है, तो ये वाली चीज यहां पर जाकर अटैक करती है। वेरी गुड, क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा अब फिर एक और छोटी सी मैं रिएक्शन आपको बताना चाहता हूं, एक और छोटी सी आपको रिएक्शन में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। नाइट्रेशन है, ये लास्ट रिएक्शन है अपना, ठीक है, इस चैप्टर का। सर यहां पर मैंने NH3 ले लिया और इसको मैंने डाला AlCl3, आपको कई बार दिखेगा AlCl3, तो सर आपको समझ नहीं आता ये करना क्या है। अरे भाई मेरे ध्यान से देख, AlCl3 क्या है, इट्स अ लेविस एसिड, इट्स अ लेविस एसिड। तो एसिड का मतलब ये बना देगा NH4+, और NH4+ सर कहीं ना कहीं -I करवाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन नहीं कराएगा। अब ये फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में, नहीं इसी वीडियो में बताता हूँ फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। और यहाँ पर अब शुरू होगी हमारी चैप्टर की लास्ट टॉपिक कह लीजिए, थोड़ा सा रिफिल में भर लेता हूँ, उसके बाद काम अपना बन जाएगा। लास्ट चैप्टर यार ध्यान से थोड़ा सा सुन लेना, टॉपिक है एक्चुअली। चलिए फिर 5 मिनट में इसको भी निपटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है अभी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए
कि हम लोग करेंगे क्या, यहां पर अपने पास ये फिनाइल होगा। एक बेसिक आपको चीज ध्यान में रखना है कि अगर यहां पर कोई एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा मेजर प्रोडक्ट्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट आता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और एक राइम भी हमारे टीचर हमें बताया करते थे कि देने वाला जब भी देगा देगा ऑर्थो पैरा पर, लेने वाला जब भी लेगा लेगा ऑर्थो पैरा से। मतलब अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो वहीं पर देंगे, और अगर NO2 जैसे विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहीं से लेंगे भी। ठीक है, मतलब मेटा विल बी अनडिस्टर्ब्ड बस। अच्छा, अब वहीं से शुरू करते हैं। 5 मिनट की चीज है यार, बस इतना ध्यान में रख लो कि यार ये क्या है, हमारा एनिलीन है। इसको याद नहीं कराऊंगा भाई, एनिलीन कहते हैं इसे। मैंने अगर इसे HNO3 में डाला या फिर H2SO4 में डाला तो क्या मानते हो कि कहीं ना कहीं ये बेस है नाइट्रोजन, तो कहीं ना कहीं अगर ये बेस है तो उसकी नीयत कहीं ना कहीं दिखेगी। एसिड को देखकर वो उनसे हाइड्रोजन जरूर चुराएगा और ये बन जाएगा कुछ ऐसा। मानते हो क्या? अब ये ऐसा बन गया तो थोड़ा 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 माइनस आई इफेक्ट तो दिखाएगा ही ना भाई। और माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, भले माइनस आई दिखा रहा है लेकिन प्लस आर भी तो दिखा रहा है भाई। ये इलेक्ट्रॉन, अरे भाई नाइट्रोजन, याद रखना ये तो आपने पढ़ा होगा फोन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अभी मैं बताऊंगा। सिंपल ये देखो, कंसंट्रेटेड HNO3 में मैंने डाला, क्या होगा आप दिमाग लगाइए। 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहां पर NO2 यहां पर भी आएगा और दूसरे वाले में NO2 यहां पर भी आएगा। बट मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा सर? दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि दूर है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होगा, मैं फिनाइल को ऐसे दिखा रहा हूं, यहां पे NH3 है, ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा तो नीचे वाले में भी, लेकिन इसका 47% होगा भाई। समझ रहे हो क्यों सर? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चुका है तो रिलेटिवली यहां पर थोड़ा सा अटैकिंग एक्टिवेटिंग ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यार एनिलीन लिया मैंने, एनिलीन क्या है सर? फिनाइल है, उसके ऊपर NH3 लगा दिया, दिस इज एनिलीन, NH2 थोड़ी। अच्छा सर, इसको अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 में डालूं तो बताना क्या बनता है भाई? ये कुछ और है। अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 में डालूं तो उसने बोला भाई H2SO4 होगा तो यहां पर SO3H जुड़ जाएगा। क्या ये मानते हो? मैं चेक कर लो, सही बता रहा हूं तो? हाँ जी, एकदम सही। ओलियम में अगर डालते हो यहां पर तो यहां पर मैं यहीं पे रिएक्टेंट, अगर इसको ओलियम में डाल देते हो बेंजीन को तो यहां पर SO3H चढ़ जाता है। क्या ये भी बात मानते हो? और इसी चीज को अगर NaOH में डालते हो तो ये धक्के मारकर इस चीज को हटाकर OH बना देता है, काम खत्म। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हेलोजिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ब्रोमीन को एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लूं, ब्रोमीन भी ले सकते हो, हेलोजन चोर को भी ले सकते हो, हेलोजन चोर AlX3 इज हेलोजन चोर, फेमस एज हेलोजन चोर। तो ये क्या करते हैं भैया, ये केवल अगर मैं नॉन पोलर में लूं तो यहां पर अपना ब्रोमीन जुड़ जाता है और दूसरे वाले में यहां पे भी जुड़ेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर गलती से मैंने ब्रोमीन वाटर ले लिया या फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, यानी पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो होगा क्या, यहां पर ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस बनते ही ये सारे एक्टिवेटिंग हो जाएंगे और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर हर जगह ब्रोमीन ही ब्रोमीन चितराया हुआ होगा। क्या ये क्लियर है? और वहीं अगर मैंने NH2 में भले ब्रोमीन वाटर लिया या नॉन पोलर वाला लिया, दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, नाइट्रोजन गिव्स मोर इलेक्ट्रॉन। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे एल्काइलेशन और एसाइलेशन बढ़िया से समझाना है। एक नेम्ड रिएक्शन है, फिडल क्राफ्ट करके बहुत ध्यान से समझ लेना इसे भैया। एल्काइलेशन में क्या बन रहा है? एल्काइल बन रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं H2SO4 लेता हूं तो H+ आएगा, इस पे अटैक करके इसे प्लस बनाएगा और ये खटाक से भाग जाएगा और यहां पर बना देगा ये प्लस, और ये प्लस बनते ही ये खुद पे इधर अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 6 की एक रिंग बनाएगा। दिस इज व्हाट एल्काइलेशन इज। फिर से समझाऊं दूसरा एग्जांपल। अगर मैंने H2SO4 लिया, ये इधर गया और ये इधर प्लस बनाया, ये प्लस कहीं भी इधर अटैक करेगा, ये बन के आ गया प्रोडक्ट हमारा, क्यूमीन टाइप का, क्यूमीन का जो रिएक्टेंट होता है। ठीक है, देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं एसाइलेशन की। एसाइलेशन में दिस इज व्हाट एसाइलेशन लुक्स लाइक। ठीक है, हुआ क्या? AlX3 क्या है? हेलोजन चोर है, ये इस X को लेकर भाग जाएगा तो इधर बन जाएगा प्लस, और ये वाला प्लस बेंजीन पे अटैक कर देगा चुपचाप। जैसे बेंजीन अगर पड़ा हुआ है तो यहां पर कौन अटैक करेगा? कार्बन, डबल बॉन्ड O और यहां पर R, खत्म। ये है H2SO4 है, H2 फिर कट गया, फिर वहीं अटैक किया, फिर वहीं प्रोडक्ट।
एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको मैंने अगर H2SO4 में डाला तो H+ गया, H2 गया, निकला यहाँ से, यहाँ पर पॉजिटिव आया, ये यहाँ पर अटैक करेगा और फिर एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, डन है बात, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन, इसे बोलते रहते हैं हम लोग। और एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि अगर गलती से भी अपने पास कुछ ऐसे सवाल आए आपको एग्जाम में, ठीक है, मैंने कंप्लीट कर दिया भाई, ठीक है, मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा ऑर्गेनिक जो है। एक आध चीज़ें हो सकती हैं छोटी हो, आप देख लेना यार, ऐसा बस एक छोटी सी चीज़। हाँ, एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मैं भूल रहा था, एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं भाई मेरे, ये डायरेक्टली याद रखो, ये डायरेक्टली याद रखो। अगर इसे मैं ब्रोमीन में डालूं H- के प्रेजेंस में, NBS लिख के आएगा इसके प्रेजेंस में, या फिर हीट के प्रेजेंस में ब्रोमीन को, या फिर बस NBS ले लिया और ब्रोमीन और हीट ले लिया। मेरे भाई आपको क्या करना है, मेरे भाई आपको क्या करना है, ब्रोमीन और H- का मतलब होता है रेडिकल बनाना, और रेडिकल कहाँ पर स्टेबल होगा, यहाँ पर रेडिकल स्टेबल होगा और यहीं पर हम ब्रोमीन को जोड़ देंगे, दिस विल बी द प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको ब्रोमीन आयरन के साथ FeX3 FeCl3 ऐसे कुछ के साथ अगर ब्रोमीन दिखे, तो आपको मैंने अभी बताया था ब्रोमिनेशन में कि भैया आपको क्या करना है, ब्रोमिनेशन में बताया था ना भैया, ओ CH3 तो यहीं पर है, यहाँ पर आपको ब्रोमीन डालना है। अब ये CH3 उसलिए एक ही जगह डाल रहे हैं हम, अगर ये CH3 नहीं होता, NH2 होता, तो सारी जगह ब्रोमीन छितरा जाता। एक लास्ट बात यही मुझे बतानी थी, बाकी आप समझदार हैं, आप एग्ज़ाम दे के आइए। कई बार कन्फ्यूजन होता है PYQs में, मैं बस एक छोटे से उस गरीब लड़के के लिए बता रहा हूँ जो मेरी तरह है भाई, जिसको चीज़ें क्लियर नहीं होती, ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन रह जाती हैं। तो CH2Cl, इन दोनों के नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन और इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो इसको 1 देते हैं, तो 1 पे बेंजाइल क्लोराइड और इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने देखी हैं PYQs में आपको दिक्कत करती हैं। फिर सोडियम इथोक्साइड, फिर एक और बात याद रख लो यार कि सर CH3 CH2O- Na, जो मैंने रोना आपको बताया था हेलो एल्केन हेलो एरीन में, अगर आपको याद हो, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं यार, इसको कहते हैं सोडियम इथोक्साइड, सेगमेंट को कहते हैं इथॉक्सी, ठीक है। फिर एक और थोड़ा सा देख लो, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्शरी क्लोरोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोरो या फिर टर्शरी क्लोरोब्यूटाइल, देख लेना, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं, सॉरी, यस, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी 1 से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है और 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल क्लोराइड, वेरी गुड। एंड आई डोंट थिंक सो और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पर OH लगा दोगे तो एल्कोहल भी हो जाएगा।